बाजार में है आज फिर से उतार चढ़ाव का माहौल। मजबूत शुरुआत के बाद तेज मुनाफा वसूली और उसके बाद रिकवरी के आसार। ओपनिंग से ज्यादा अहमियत है अब क्लोजिंग की। क्या 15,700 या 15,675 को बाजार होल्ड कर पाएंगे या फिर उसके नीचे होंगे बंद? आज की क्लोजिंग और पूरे हफ्ते का एक्शन रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है बाजार में और जानेंगे अनिल जी से कि अब मार्केट पर क्या डायरेक्शन बनती हुई दिख रही है। पर उससे पहले सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं ये बता दीजिए। बाजार में तेज उतार चढ़ाव है दीप। 15,800 की तरफ बढ़ने के बाद पहले हाफ में बाजार ने मजबूती दिखाई। अचानक से यूरोप की ओपनिंग के वक्त बाजारों में तेज गिरावट होती दिखी। यूरोप से थोड़ा मूड खराब होता हुआ दिखा। 1/4 से आधा % का नुकसान वहां पर है और धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स भी ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए नजर आए। यही वजह कि निफ्टी ऊपरी स्तरों से 80 अंक फिसल कर 15,700 के पास एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ दिखा है। हल्की सी तेजी है। बैंक निफ्टी 100-125 पॉइंट ऊपर जरूर है, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहां पर भी कमजोरी होती हुई जरूर नजर आई है। अब 1/4% की मजबूती बची है, लेकिन रियल एस्टेट शेयरों में जबरदस्त तेजी है और स्पेशली मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट शेयरों में तो जबरदस्त आग लगी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, इन दोनों के इंडेक्स फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो जो कुछ भी दबाव, जो कुछ भी प्रेशर और जो कुछ भी कमजोरी आपको दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ सीमित है दिग्गज शेयरों तक। इसके बाहर ब्रॉडर मार्केट में कहीं कोई खराबी, कमजोरी का माहौल नहीं। वहां पर भरपूर तेजी अब भी बनी हुई है। आईटी, ऑयल एंड गैस, फार्मा, ये 3 इंडेक्स ऐसे हैं जो आज हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही बाहर के बाजारों पर नजर डालें तो डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे फिसलते और 100 पॉइंट नीचे हो चुके हैं। यूरोप के बाजार 1/4 से आधा % तक कमजोर है। तो यह है बाजार के अब तक की बड़ी बातें दी। बिल्कुल सर, तो थोड़ा अभी गिरने के बाद बाजार संभलते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी भी 15,700 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ी देर पहले लगभग 250 पॉइंट्स नीचे थे, अब वहां से हल्की रिकवरी हुई है। बट हुआ क्या सर, क्योंकि बाजार तो ठीक ठाक ट्रेड कर रहे थे। अब तक हमने देखा कि जो ओपनिंग के गेन्स थे उसी के पास बाजार होल्ड कर रहे थे। सडन डिप और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी, हुआ क्या है ये सर बाजार में? पता नहीं दीप क्या हुआ, भगवान जाने। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया आती हुई दिखी और एकदम तेजी से आती हुई दिखी है। दिक्कत इस बात में नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, दिक्कत इस बात में स्पीड बड़ी तेज है। मतलब गिरने की स्पीड जो, मतलब आप ये देखो 125 पॉइंट गिरने में, मतलब आप अगर 1.25 घंटा न लगाएं, कुछ ही मिनटों में फिसल जाए तो वो चिंता है। देखा ना आपने कैसे एकदम जैसा, मतलब आप चल रहे हो और एकदम से खाई आ जाए, नीचे गिर जाए, वैसा तो वो वाला मामला है। तो इसलिए ये गिरने की स्पीड थोड़ा परेशान करने वाली है। अदरवाइज तो वैसे आप देखेंगे तो 15,650 के आसपास का जो अहम सपोर्ट लेवल है उसके आसपास सपोर्ट लेकर बाजार वापस ऊपर आया है। 15,625, 15,675 मजबूत सपोर्ट रेंज है, उस रेंज में रुका भी है। और आज के लिए दीप देखिए, हायर जोन जो था वो जहां पर आपको बिकवाली की राय थी निफ्टी में 15,790 से 15,860, एग्जैक्टली आज का हाई 15,790, ये 1 पॉइंट नीचे। सो बाजार परफेक्ट लेवल से घूमा है जहां पर आपको शॉर्ट भी करना है। और आज सुबह से हम ये बात कर रहे थे कि ग्लोबल कितने भी मजबूत हो, आपको ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करना भी चाहिए। और डेटा भी जो मैं निकाल रहा हूं वो इस बात की ओर सजेस्ट कर रहे हैं कि ऊपर में शॉर्ट बनानी है, ऊपर में आपको बेचना भी है। रेंज बाउंड मार्केट है, जब तक रेंज से बाहर न निकले, जब तक 15,925 के ऊपर पार करके टिके ना, तब तक आप ऊपर में बेचते भी रहिए। और जब तक 15,575 के नीचे बंद ना हो, तब तक आप 15,600-650 की रेंज में खरीदने का भी सोचिए। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिल रहे हैं, एग्रेसिव ट्रेड मिल रहे हैं, और वही आज भी दिखा रहा है। इस बीच ये जरूर कहूंगा दीप कि कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बेहतर है, मजबूत है। 35,000 के लेवल को तोड़ा नहीं, लाल निशान में मुश्किल से एक बार 5-10 पॉइंट अगर नीचे आया होगा तो आया होगा, बाकी कोई खास नीचे नहीं आएगा। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मजबूत है और 35,400 के आसपास के लेवल छूने के बाद वो भी नीचे आए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड मार्केट है, वोलेटाइल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट्स की हल्की फुल्की जो कमजोरी है उसके साथ हम नीचे आए तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट का एक्शन देखेंगे तो आपको कहीं कोई कमजोरी का संकेत नहीं। कहाँ है कमजोरी, मुझे बताओ आप। मिड कैप्स में देखिए गजब की आग लगी है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों आज फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई बनाए। तो और कितने सारे मिड कैप्स हैं, नजर डालिए। मतलब 20-20% वालों की तो लिस्ट ऐसी कि मतलब आजकल कोई भी 20% बढ़ जाता है, वैसा वाला मामला है। तो इतनी तेजी में सारे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। मतलब उज्जीवन,
सियाराम सिल्क मिल, देखिए हमारा एक और एसआईपी स्टॉक था, आपको याद है जब हम बात कर रहे थे हमने कहा कि ये हमको 300 रुपए में भी सस्ता लगेगा, 400 में भी सस्ता लगेगा, शायद 500 में भी सस्ता लगे। एग्जैक्टली आप देखिए आज 20% फिर ये स्टॉक चल गया। उज्जीवन, इक्विटास वगैरह तो खैर उनको तो खबरों के दम पर चलना ही चलना था। लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की जो भयंकर तेजी में, तो ब्रॉडर मार्केट में तो फुल एक्शन है, कहीं कोई दूर दूर तक सारे रियल एस्टेट शेयर देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और बाकी सारे के सारे गजब की दौड़ लगा रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार ठीक है दीप, मुझे नहीं लगता कहीं कोई खास समस्या है, बट ठीक है, इंडेक्स से थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, रेंज में है, निचले स्तरों पर खरीदिए, ऊपरी स्तरों पर आए तो प्रॉफिट बुक करिए, बेचिए, सिंपल है जी। बिल्कुल सर, लेवल्स रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, ऐसा ही बाजार है इस समय। तो आइए कुछ थोड़ी देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी देंगे और बताएंगे किन लेवल्स पर है उनकी नजर। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, वो भी बताएंगे अपनी स्ट्रैटेजी और स्टॉक्स पर सिलेक्शन। पर उससे पहले आज की अहम खबरें और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स, इस पर डाल देते हैं नजर। मानसी और देवांशी हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, काफी एक्शन पैक है आने वाले 3 दिन। एक तो शुरुआत आज से करेंगे, जून सीपीआई और मई आईआईपी के आंकड़े आज जाने वाले हैं। कल काफी कुछ है, वायदा में माइंडट्री और कैश में टाटा मेटलिक्स के नतीजों पर नजर रहेगी। अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन की एजीएम कल होने जा रही है। कल दोपहर 1 बजे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। लक्ष्मी मशीन वर्क्स, परसिस्टेंट सिस्टम, शेषाशायी पेपर, तिरुमलाई केमिकल जैसे शेयर्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। वहीं सालासर टेक्नोलॉजीज 1:1 बोनस इशू की कल एक्स डेट है 14 जुलाई, जिसकी रिकॉर्ड डेट होगी। प्रधानमंत्री मोदी कल 11 बजे पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े कल आते हुए दिखेंगे। बुधवार के दिन यानी कि 14 जुलाई के दिन वायदा में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कैश में टिनप्लेट और डोडला डेयरी जैसे कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। साथ ही जोमेटो का आईपीओ खुलेगा, प्राइस बैंड जिसका 72 से 76 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। अदानी पोर्ट्स बोर्ड बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बुधवार के दिन एक बैठक करेगा। हडसन एग्रो पर नजर रखिएगा। नतीजों के साथ ही क्यूआईपी पर भी बोर्ड बैठक होने जा रही है। साथ ही एसवीपी ग्लोबल जो कि बीएसई पर लिस्टेड है, ये एनएससी पर भी लिस्ट होता हुआ बुधवार को दिखेगा। यूपीएल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, महिंद्रा ईपीसी, टिनप्लेट जैसे शेयर्स बुधवार 14 जुलाई को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे और बुधवार के ही दिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो ये तमाम ट्रिगर्स बुधवार तक के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स और नतीजों का भी सीजन पिकअप हो रहा है, तो वहां पर भी हमारी है नजर। पर आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, आइए ये जानते हैं देवांशी के साथ। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इसके नंबर्स आते हुए दिखे और नंबर्स के बाद स्टॉक में 5.5% तक के गेंस आते हुए दिखे, क्योंकि घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। कुल मिला के कंपनी को 38 करोड़ का घाटा था, उसके कंपैरिजन में इस बार 51 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। आय 120 करोड़ से बढ़ी है, 678 करोड़ पे आते हुए दिखे और मार्जिन आप देखिए केवल 2% थे, वहां से बढ़कर 14.5% पे आते हुए दिखे। तो अच्छे नंबर्स हैं कंपनी के। गुजरात गैस अगले 2 से 3 साल में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 10% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके चलते स्टॉक फोकस में है। टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओवरऑल स्टील कंपनीज के लिए खबर आती हुई दिख रही है। आज जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई कि जितने भी स्टील कंपनीज हैं उनके लिए अब जो पीएलआई स्कीम है उसको होल्ड पर रखा जा सकता है, सरकार का कहना है, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा कंपनी कमाती हुई दिख रही है और इनके समय पर सवाल उठते हुए दिखे थे। कल इस पर चर्चा होती हुई दिखी, पिछले हफ्ते माफ कीजिए, इस पर चर्चा होती हुई दिखी थी और फाइनल कमेंट से आते हुए दिखे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील 5000 करोड़ के राइट इश्यू को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और साथ ही हडसन एग्रो आने वाले समय में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन कंपनी ने अपना कमर्शियल प्लांट जो है दूध प्रोडक्शन का वो शुरू कर दिया है, इसके चलते आज भी ये स्टॉक फोकस में है। ओके, तो ये हैं वो तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर आज रखिए आप नजर। आइए नजर रखते हैं कुछ और चीजों पर। उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त और उनसे करते हैं बातचीत। स्वागत करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आशु सर के साथ में एक बार बाजार के व्यू को लेकर। आशु सर, बाजार का व्यू और साथ ही अगर आपका कोई स्प्रेड है निफ्टी बैंक निफ्टी पर तो बताएं।
अनिल जी, बाजार का व्यू बिल्कुल सेम है अनिल जी। 5, 7, 8, 10 दिन से वो रेंज ही है और मैं बार बार वो बोल रहा हूँ कि 15,600 भी सपोर्ट है, 15,900, 16,000 रेजिस्टेंस है, उसी के बीच में है अनिल जी। ये 100 पॉइंट की वॉलिटिलिटी जो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि 100 पॉइंट बड़ी बात नहीं है, जितनी जल्दी हुआ, जो स्विफ्टनेस हुई, उससे एकदम घबरा जाते हैं सब। और ये आजकल अनिल जी मिडिल ऑफ द वीक ही हो रहा है और आपने देखा होगा एक्सपायरी पे बंद हो गया, तो ये मिडिल ऑफ द वीक कोई ना कोई एक आध दिन जरूर होता है। बट अभी भी अनिल जी हम रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 15,600 टूट नहीं रहा और 15,900 एज फार एज इंडेक्स 15,900 या मैक्स 16,000, वो 16,000 का अनिल जी एक साइकोलॉजिकली लेवल है, तो उस पर सब लोग देखने की बात करते हैं। बट अदरवाइज अनिल जी आपने बिल्कुल बोला कि ब्रॉडर मार्केट ठीक है, और ब्रॉडर मार्केट का अनिल मैं अपने अपडेट से ब्रॉडर मार्केट को कोरिलेट करके आपको बताता हूं कि अनिल जी हमने 6 स्प्रेड बनाए थे, 5 पहले और 6ठा भेल का। अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें अनिल जी, टाटा मोटर को छोड़ के बाकी 5 के 5 अभी प्रॉफिट के अंदर हैं, कोई कम में होगा, कुछ ज्यादा में होगा। तो ये जो आपकी कंफर्मेशन है, जो मैं मतलब रिलेट कर पा रहा हूं, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही नैरो रेंज के अंदर आप पावर स्टॉक्स देखिए या कोई और भी फाइनेंशियल स्टॉक्स देखिए, मतलब एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर वो खराब भी नहीं है और बहुत ज्यादा ऊपर जा भी नहीं रहे हैं। तो इसी रेंज के अंदर जी पता नहीं कितना टाइम और गुजारेंगे और इसी रेंज में मतलब उसी को स्मार्टली हमने ट्रेड करना है और उसके लिए हम कुछ ना कुछ स्प्रेड बनाते रहते हैं। तो अनिल जी मतलब इसमें अपडेट भी आ गया कि 6 में से 5 स्प्रेड प्रॉफिट में है। और अनिल जी एक स्प्रेड कल दिया था, परसों सॉरी फ्राइडे को, निफ्टी 700-800 प्रिसाइसली इसलिए दिया था कि 900 के ऊपर लगता नहीं है, पार्टिसिपेशन रहेगी, 50 से 100 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है जो हमने सुबह देखी। तो वो स्प्रेड भी अनिल जी प्रॉफिट में है। किसी को अगर छोटा प्रॉफिट बुक करना है अभी बुक कर सकता है, वेट करना है तो वेट कर सकता है, और अगर मुझे लगता है कल या परसों तक और उसमें अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। हैविंग सेड दैट अनिल जी, एक मेरे पास फ्रेश 7वां स्प्रेड है इस मंथ का, और वो मतलब उसमें आपका भी रोल है, उसके बारे में हमारी फ्राइडे को बात भी हुई थी। अगर आप कहें तो मैं वो 7वां स्प्रेड भी स्टॉक का दे दूं। बिल्कुल, तो मैं आता हूं आपके पास में थोड़ी सी देर में, उसके बाद में आपका पूरा अपडेट भी लिया जाएगा। लेकिन आइए तब तक एक बड़े मामले की तरफ करते हैं फोकस, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो कार्लाइल के साथ डील हुई उसके मामले को लेकर आज सेबी के साथ जो इनका विवाद है उसको लेकर सैट में सुनवाई हुई। हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। ब्रजेश, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज इस पूरे मामले की सुनवाई में क्या नए फैक्ट्स, क्या कुछ और नए तथ्य, कुछ बातें सामने आई, पहले वो बताइए। बिल्कुल, आज की सुनवाई में जो जानकारी निकल कर आई है कि एक 18 जून को जो सेबी ने लेटर लिखा था, उसके बाद 25 जून को भी एक लेटर लिखा गया था, और ये लेटर पीएनबी हाउसिंग के बोर्ड को लिखा गया था, जिसमें बाकायदा बोर्ड से ये कहा गया था कि ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि वो अपना कर्तव्य का निर्वाह करने में नाकाम हुए हैं। खासतौर पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए था कि आखिर फिर वो बोर्ड में बैठे किस लिए हैं, अगर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि जो वैल्यूएशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और शेयर होल्डर्स के फायदे में है या नुकसान में है। तो ये नई जानकारी जो है सामने आई, जो 25 जून को सेबी की ओर से एक एग्जामिनेशन लेटर भेजा गया था, और उसमें पूरे बोर्ड को एक कड़े शब्दों में ये कहा गया था कि आखिर वो फिर कर क्या रहे हैं, छोटे निवेशकों का भला इसमें क्यों नहीं देखा जा रहा है, वैल्यूएशन को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। साथ ही ये उनसे 3 जुलाई तक इस पर जवाब मांगा गया था। एक तो ये नई बात समझ कर आई, नई बात जो सामने आई कि इसमें एक नई चिट्ठी भी सेबी की ओर से भेजी गई थी। ये तो इंटरेस्टिंग चीज है कि काफी मतलब कड़े और तगड़े सवाल पूछे गए, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। और दूसरा ये कि क्या इस केस का कुछ और दूसरी कंपनियों पर भी किसी तरह का असर पड़ सकता है, आगे आने वाले मामलों पर भी कुछ ऐसा असर पड़ने की संभावना है? ब्रजेश, बिल्कुल, सबसे इस सवाल का जवाब में देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से आज आर्गुमेंट क्या रखा गया। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने आर्गुमेंट ये रखा कि कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कि जो प्रेफरेंशियल शेयर हैं का जो इशू है वो कंपनीज एक्ट के दायरे में है, और अगर आप देखें तो कंपनीज एक्ट जो है वो हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से कंपनी के बड़ा होगा, जिसको सेबी आधार मान रहा है। तो ये आर्गुमेंट प्रमुखता से जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से रखा गया। उन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने ये भी कहा कि अपने आईसीडीआर रेगुलेशन को सेबी मानने को तैयार क्यों नहीं है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे फोकस ज्यादा क्यों कर रहा है, जबकि जो भी कोर्ट की जजमेंट है या जो कानून कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कभी भी किसी कंपनी का जो कानून है उससे बड़ा नहीं हो सकता, वो एक इंटरनल अरेंजमेंट है। तो एक तो ये बात हुई।
आप जानकारी में जो बात समझ कर आई, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से ये भी कहा गया कि ये सिर्फ हम पर ही जुल्म क्यों हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है 19 जुलाई को, जिसका एजीएम है, 2334 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ला रही है, जिसमें एलआईसी को वो शेयर इशू होंगे। उन्होंने भी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉलो नहीं किया है और वो प्रेफरेंशियल इशू जो है आईसीडीआर रेगुलेशन के हिसाब से दे रहे हैं। तो फिर सिर्फ और सिर्फ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर क्यों है? हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से बारबेक्यू नेशन जो कंपनी है उसके लिए वहां पर भी ऐसा ही हुआ है और मुमकिन है कि इन दोनों ही कंपनियों को जल्द ही एक्सचेंजेस की ओर से ये पूछा जाए कि आखिर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो क्यों नहीं किया और आप डायरेक्टली आप इस तरह से क्यों ला रहे हैं इशू। तो ये जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का केस है, इसका फॉलोआउट दो कंपनियों पर पड़ सकता है। एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जिसकी 19 जुलाई को ईजीएम है, 2334 करोड़ रुपए जुटाने हैं कंपनी को, और दूसरा बारबेक्यू नेशन जिसकी भी ईजीएम 19 जुलाई को है, जो करीब 100 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। ओके, अब इसमें मामला आगे कब बढ़ेगा, कब तक रिजल्ट आने की फैसला आने की उम्मीद की जाए सेट में, और सुनवाई कब है, इसके बारे में बताएं। इसमें आज लगभग पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से जो पक्ष रखना था जितना सारा, वो पक्ष जो है सारा रख दिया गया है। अब कल सैट इस पर जो सेबी का पक्ष है उसको सुनेगा और हो सकता है कि कल अगर ये सेबी अपना सारा पक्ष कल ही रख लेती है तो इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और फिर उसके बाद फैसला आएगा। ओके, तो ये है पूरा का पूरा मामला पीएनबी हाउसिंग वाला, जो सेबी के और पीएनबी हाउसिंग का मामला। सेट में आज की सुनवाई, और सुनवाई के चलते ढेर सारा एक्शन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, पूरा अपडेट देने के लिए, इस पूरी हियरिंग की डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं क्लोजिंग शो का पहला बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। मार्केट नीचे जा रहा है पर एक स्टॉक जो डे हाई में है और इनिशियल हाई को क्रॉस करके अभी आगे निकल रहा है, वो है गुजरात एल्कली। 465 का इंट्राडे हाई था, अभी लोअर लेवल से कंसोलिडेट करके 465 का हाई को भी क्रॉस किया और अभी 469 के आसपास है। तो स्टॉक में एक नया ब्रेकआउट आया है। इसके बाद पहला जो टारगेट होगा वो होगा 478, दूसरा टारगेट होगा 485, तीसरा होगा 495, चौथा और पांचवा 500 के ऊपर ही होगा। तो मैं और ज्यादा मतलब टारगेट्स नहीं दूंगी। करेंटली 466-67 के आसपास खेल रहा है। यहाँ पे जो ले रहे हैं 457 के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 520 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है स्टॉक में। ओके, 500 दे दिए सिमी जी टारगेट, आप बोल रहे ज्यादा नहीं दूंगी कि 478, 485, 495, 500, 520, इसके ऊपर का भी तो बता दो आप। तो जब हमने इतने ले लिए 500, एक आध और ले लेंगे। 550 बाई करके होल्ड कीजिए। मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये स्टॉक आगे भागेगा। चलिए बढ़िया है, 520, 525, 550 सारे टारगेट सिमी जी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। 457, 457 का लगाएं स्टॉप लॉस और खरीदे गुजरात एल्कलीज। ये स्टॉक हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बेहद पसंदीदा शेयर रहा है। आइए अगला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मार्केट का डायरेक्शन तो मुझे क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग है, वापस बाइंग आनी चाहिए। लेकिन मेरे पास एक स्टॉक ऐसा है जो वीक है ये माहौल में, और वो स्टॉक है बजाज ऑटो। करंट भाव है 3975। मुझे लगता है 25 रुपये का स्टॉप लॉस लेके इसको बेचना चाहिए, 4000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 3900 नीचे 70 रुपये मिल सकते हैं, 70-75 रुपये। 3900, 3880 1 से 2 दिनों में आनी चाहिए। तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो में बिकवाली की राय वागले साहब की तरफ से। धीमे धीमे देखिए स्टॉक लुढ़कता हुआ दिन के लोएस्ट लेवल की तरफ आता हुआ दिखा, कमजोरी बनती दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, अगला बिगुल आशु मदान साहब के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, आपने अपना इफेक्ट देखा।
हमने फ्राइडे को आपको सिर्फ इनवाइट किया कि आप गुड़गांव आइए और आप देखिए स्टॉक पे कैसा इफेक्ट आया। तो आप ये सोचिए कि जब आप एक्चुअली गुड़गांव आ जाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो अनिल जी डीएलएफ है मेरा अगला वो Seriously? हमने उसकी बात तो जरूर की थी, लेकिन अनिल जी ये मेरा नया स्प्रेड है। Yes. ये अनिल जी मेरा नया स्प्रेड है। अनिल जी 300 रुपए की कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 17 साढ़े 17 इन द मनी। अनिल जी 311-12 का 10-11 का फ्यूचर चल रहा है, तो हम 300 रुपए की कॉल लेंगे अनिल जी जिसका भाव चल रहा है 17 साढ़े 17, और 325 की 2 बेचेंगे अनिल जी जिसका भाव चल रहा है 6 रुपए। अनिल जी ये स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 5 साढ़े 5 रुपए। तो 5 साढ़े 5 रुपए का मतलब है अनिल जी 300 प्लस 5 305 रुपए में आप डीएलएफ में लॉन्ग खड़े हो गए, और ऑलरेडी 310-11 चल रहा है और सेफ है अनिल जी 350 तक। और इसमें अनिल जी 15,000 रुपए लगा के अगर ठीक ठाक तरीके से रहा तो अनिल जी 15,000 लगा के 50,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर 15,000 लगा के हमारे पैसे डबल भी होते हैं अगले 4 दिन में, तो ये अपना टारगेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अनिल जी ये डीएलएफ अगला पड़ाव 725-30 की तरफ जाएगा। हमारा पीक प्रॉफिट एरिया 725-30 ही है, और अनिल जी ये स्प्रेड 750 तक सेफ है। अब अभी आज के बाद 12 ट्रेडिंग डेज हैं, 13 ट्रेडिंग डेज हैं, तो 13 ट्रेडिंग डेज में अनिल जी अगर ये 300 से 350 कहीं भी बंद होता है और अगर 325-30 के आसपास आ जाता है तो अनिल जी बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा इसके अंदर जितने पैसे हमने लगाए हैं। तो जो स्प्रेड अनिल जी डीएलएफ का है अनिल जी, स्प्रेड 7वां है ये मेरे इस मंथ का, और कारण सिर्फ यही है कि मार्केट का अगर बोर होते हैं तो भी अनिल जी मार्केट टेम्प्ट करती है, मजा नहीं आता, और अगर इस तरह की इंट्राडे वॉलिटिलिटी होती है तो भी अनिल जी सौदे कट जाते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये मंथ बहुत बढ़िया है स्प्रेड्स के लिए। तो डीएलएफ मेरा जो लेटेस्ट स्प्रेड है, और बाकी आपको मालूम है अनिल जी डीएलएफ और रियल एस्टेट में आज ट्रैक्शन है ही है। अनिल जी एक मुझे अपडेट और देना है, अगर आप कहें तो कैश स्टॉक के बारे में, जी डेल्टा कॉप के बारे में। जी अनिल जी डेल्टा कॉप के रिजल्ट जो आए हैं, कुछ लोगों ने मुझे सुबह मैसेज किया। जनरली अनिल जी सबसे पहले कॉल देने का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है कि सबसे फिर आप ओनर बन जाते हैं उस कॉल के। तो अनिल जी डेल्टा कॉप के रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, बंद था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनिल जी जो आपने हिमाचल में, जो मनाली में, जो नैनीताल में, जो मसूरी में देखा है, तो जो रिवेंज ट्रैवल होगा अनिल जी वो गोवा और कसिनो में बहुत बड़ा रिवेंज ट्रैवल होगा। तो बिल्कुल ये मौका था या है अगर डेल्टा कॉप किसी वजह से नीचे आता है एक्यूमुलेट करने का, और अगर बाई चांस अनिल जी लॉकडाउन थोड़ा आगे पीछे भी होता है, सिर्फ 3 से 6 महीने मिल जाए डेल्टा कॉप को, ये सब अगले पिछले लॉसेस पूरे हो जाएंगे और सबका बहुत अच्छे भाव में बिकेगा। तो डेल्टा कॉप के रिजल्ट से घबराए नहीं। ओके, बिल्कुल डरे घबराए नहीं, बने रहे। और वैसे भी कोई रिजल्ट के बाद कोई खास ऐसा गिरा हो ऐसा कुछ नहीं, 5-10 रुपए तो मामूली सी बात है। जहां तक डीएलएफ का सवाल है, मेरा धन्यवाद आप स्वीकार करें। 5 जुलाई को हमारा डीएलएफ का कॉल था 294 पे, 299, 308 और 315 का टारगेट ये हासिल हुआ। 294 का स्टॉप लॉस दिया था, वो ट्रिगर नहीं हुआ। 290 का कॉल ऑप्शन भी दिया था, तो आपके लिए दोनों ही तरह से खरीदारी करने की राय थी। वही आप जो बता रहे हैं कि कभी कभी थोड़ा जल्दी आप पकड़ते हैं किसी स्टॉक को तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। आइए बढ़ते आगे। सिमी जी तैयार है अपने एक और स्टॉक के साथ। सिमी जी के लिए बिगुल बताएं सिमी जी। अनिल जी एक स्टॉक जो 5 जुलाई को मैंने बाई करवाया था और बीटीएसटी क्लोजिंग शो में ही बीटीएसटी दिया था, स्टॉक तब थोड़ा सा नीचे था, आज स्टॉक में एक नया हाई बन रहा है। स्टॉक का नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। स्टॉक को मैंने 5 जुलाई को जब दिया था तब 643-640 का भाव था, और अभी स्टॉक 700 का लेवल क्रॉस कर गया और 710 के ऊपर भी भाग गया। तो मुझे लगता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स में फ्रेश खरीदारी करने का चाहे। 7 जुलाई को 700 का लेवल में हाई बनाया था, उसके बाद ये स्टॉक आज 710 के ऊपर मिल रहा है, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट है। तो करंट लेवल पर खरीदने से 695 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा, और पहला जो लेवल होगा वो मेरा पोजीशनल लेवल है, 635 का पहला टारगेट होगा। 635 का पहला टारगेट, 655 का दूसरा टारगेट, और 735 का पहला टारगेट, 755 का दूसरा टारगेट और 770 का तीसरा टारगेट के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल को 710 के ऊपर ही खरीदना था। अभी 715-16 हो गया है, पर यहाँ पे भी खरीदा जा सकता है। 695 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ओके, तो ये है आपके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल जिस पर आपको रखनी है नजर। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आ रही है तेजी, और ये भी एक काउंटर है जिसको उसका फायदा मिल रहा है। 770 के फाइनल टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें। पर एक स्पेस जहां पर सुबह से ही जबरदस्त एक्शन है, बल्कि पिछले हफ्ते से ये बढ़िया एक्शन बना हुआ है, उज्जीवन और इक्विटास। क्या है खबर का दम? आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में भी चर्चा थी, हालांकि फिर सर्किट पर ही खुला, पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जो पहले राय दी थी खरीदारी की, वहां के टारगेट सेट हुए हैं। आइए जानते हैं देवांशी के साथ क्या चल रहा है इस स्पेस में। देवांशी बताइए।
बिल्कुल, आज जो खबर आती हुई देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इन चारों कंपनीज के लिए। खबर ये थी कि जो रिवर्स मर्जर है वो अप्लाई करने के लिए अब आरबीआई से इनको मंजूरी मिल चुकी है। तो अभी तक इनको जो मर्जर है, अमेलगमेशन है, वो करने की मंजूरी नहीं मिली है, केवल एप्लीकेशन देने की मंजूरी मिली है और उसके बाद आरबीआई इस पर फैसला लेता हुआ दिखेगा। अब तक एप्लीकेशन भी नहीं दे पा रहे थे और इसी के चलते हम देख रहे थे कि क्योंकि अब आने वाले समय में प्रोमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी कम करनी है, तो एक थोड़े से जो कंसर्न्स थे, एक हैंगओवर था, वो स्टॉक पर बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब आने वाले समय में जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अब धीरे धीरे जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो खत्म होता हुआ दिखेगा, तो अब जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो भी पूरा होता हुआ दिख सकता है, जो धीरे धीरे नैरो डाउन होता हुआ दिखेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रिवर्स मर्जर है उसके चलते जो प्रमोटर्स हैं उनको एक एग्जिट रूट सिंपली मिलता हुआ दिख सकता है, आसानी से मिलता हुआ दिख सकता है। और जिस होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं, इक्विटास में मौजूदा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट करीब 35% के आसपास का है और उज्जीवन में मौजूदा होल्डिंग डिस्काउंट अगर आप फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पर देखें तो करीब 43% के आसपास का होता हुआ दिख रहा था। तो अब वो धीरे धीरे जो डिस्काउंट है वो कम होता हुआ दिख रहा है, नैरो डाउन होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते होल्डिंग कंपनीज में आपको ज़्यादा गेन्स दिख रहे हैं रादर देन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वहाँ पे करीब 5% से लेकर 9% तक के गेन्स हैं। ओके, तो होल्डिंग कंपनी के लिए ज़्यादा बड़ी खबर है और इसलिए हम देख रहे हैं कि दोनों पर आपको सर्किट की सिचुएशन दिख रही है। उज्जीवन तो सुबह ही सर्किट पर खुला था और इक्विटास होल्डिंग्स पर भी देखिए तो आपको लगभग सर्किट के करीब ही के ही लेवल्स दिख रहे हैं। और इसके बारे में वागले साहब, किरण जी ने भी पिछले हफ्ते बात करी थी, ज़बरदस्त एक्शन में रहे हैं ये काउंटर्स। अनिल जी ने भी खरीदारी की राय दी थी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर और वहाँ पर अच्छा एक्शन है। एक बार सुमित जी से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर राय ले लेते हैं। सुमित जी, ये काउंटर भी तेजी में है, ऑफकोर्स होल्डिंग कंपनी जितनी तेजी नहीं है, बट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्या राय बनेगी सर? दीपांशु, मेरे हिसाब से पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट तो है, ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा सा ओपनिंग लेवल से सेलिंग देखने को मिला है, बट ओवरऑल स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 68-70 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। 64.65 के आसपास का नीचे में भी फ्रेश स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के टारगेट 76 से 80 के बनेंगे और ये लेवल्स टूटने पे ये हो सकता है आने वाले दिनों में 3 डिजिट में भी देखने को मिले। फिलहाल 76 से 80 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस बना के चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो यह है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नजर रखें इस काउंटर पर भी। किरण जी भी हमारे साथ हैं और किरण जी, इक्विटास पर तो आपकी भी कॉल बढ़िया रही। एक और काउंटर जिसके बारे में आपने पिछले हफ्ते बात करी थी, एसबीआई लाइफ, ये अभी अभी मोमेंटम में आते हुए दिखा है। थोड़ी सी मूव है बट एक्शन पकड़ते हुए दिख रहा है। एसबीआई लाइफ पर क्या करना चाहिए किरण जी? दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, एसबीआई लाइफ में मोमेंटम तो है और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस अभी 1015 का रखना चाहिए पोजिशनली और मुझे लगता है कि आते दिनों में हफ्ते डेढ़ हफ्ते में 1060 1065 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह होगी इधर। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई लाइफ पर आए। लेकिन एसबीआई लाइफ के अलावा किरण जी, आपने पिछले शो में मेरे ख्याल से इक्विटास आपने लेने की राय दी थी। उसके बाद फिर मैंने उज्जीवन भी मैंने उसके बाद में रिकमेंड किया आपका इक्विटास 20% के ऊपरी सर्किट पर, और आपने कहा भी कि बहुत बड़े टारगेट के लिए लीजिए, जल्दी में प्रॉफिट मत बुक कीजिए और उसके बाद पूछिएगा जरूर। जरा एक बार फिर से अपनी राय और अपनी जो आपकी स्ट्रेटेजी वो जरा एक बार बताएं, क्या करना है। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू याद रखने के लिए। पर 140 का मेरा पहला टारगेट था जहां पे मैं रिव्यू लूंगा ऐसा कहा था। आज सर्किट उन्हीं के आसपास लगा हुआ है, तो मेरा मानना है कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी स्टॉप लॉस मेरा 125 127 के आसपास रहेगा और मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट बन के आ रहे हैं वो लगता है 160 162 के टारगेट देखने को मिलेंगे। वहां पे भी एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। जिस तरीके से गैप से खुले हैं और फ्रेश बाय नहीं कर सक रहे, तो इतना बड़ा जो अंडर करंट देखने को मिल रहा है, डिमांड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है इसमें बहुत कुछ अपसाइड बिल्कुल बाकी देखने को मिलेगी। ओके, तो अभी भी अपसाइड बाकी है, सर्किट लगा हुआ है और सर्किट के आसपास ट्रेड करा तो अपसाइड अभी भी बाकी बने रहे। पिछले कुछ मिनटों में एक्शन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। आइए अब 2:30 बजने का वक्त है। इससे पहले कि हम 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी दें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेठी साहब। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का।
स्वागत है सेठी साहब आपका। कल का मिंडा इंडस्ट्रीज शुक्रवार का बड़ा कमाल करता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से आपके टारगेट्स हासिल हुए भी थे सुबह, जहां तक मैंने देखा था उसके आसपास पहुंचा जरूर था। बताएं सर, आज की पिक्स कौन सी हैं, किस तरह की पिक्स हैं आप बताएं जरा, एक बार अंदाजा दें। दोनों कैश फ्यूचर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए कल की जो पिक है उसके टारगेट भी अचीव हो गए और जो दूसरी पिक थी कल की वो भी अच्छा कर रहा है। टाटा मेटालिक्स मैंने दूसरा स्टॉक रिकमेंड करा था मिंडा इंडस्ट्रीज के साथ, 1195 में किया था। अभी 1225 से 30 के लेवल्स आज सुबह उसने भी टच किया, अभी भी शायद 1220 के आसपास है, तो वो भी स्टॉक अच्छा कर रहा है। बाकी अनिल जी 2 स्टॉक है आज, दोनों में खरीदारी करनी है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। आजकल मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बहुत ही दमदार तेजी चल रही है और खाली भारत के बाजार में ही नहीं। अनिल जी देखिए कल यूएस में भी जहां डाउ जोन्स और नेस्डैक में 1% की तेजी थी, वहीं रसेल इंडेक्स में 2% की तेजी थी। तो ऑल इन ऑल मिड कैप स्मॉल कैप का दौर चल रहा है, तो यहीं से 2 स्टॉक मैंने पिक किया आज। ओके, तो चलिए शुरुआत कीजिए पहले शेयर के साथ सर। अनिल जी जो पहला स्टॉक है वो स्टॉक मैंने पहले भी पेमेंट किया हुआ, बहुत ही निचले लेवल पे। स्टॉक का नाम है पोकरना, जो कि अभी 356-57 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में मतलब एक जबरदस्त स्टॉक है। ये 3 बिजनेस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। एक तो ग्रेनाइट, ये भारत की सबसे बड़ी पॉलिश्ड ग्रेनाइट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। दूसरा इनका प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज, जिसको इंजीनियर्ड स्टोन बोलते हैं। क्वार्ट्ज ये जो प्रोडक्ट है एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसकी जो डिमांड है वो रियल एस्टेट की डिमांड पे निर्भर करती है और हम देख रहे हैं रियल एस्टेट की एक जबरदस्त डिमांड चल रही है और आज रियल एस्टेट सेक्टर भी फोकस में है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है। और इनका ये जो प्रोडक्ट है एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसके लिए इनके पास एक इटली की कंपनी है ब्रेटन करके, जिनकी टेक्नोलॉजी है ब्रेटन स्टोन टेक्नोलॉजी, उसके लिए इनके पास एक्सक्लूसिव टाई अप है। और इनका इस प्रोडक्ट का ब्रांड है कॉन्ट्रा, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और प्रीमियम प्राइसिंग मिलती है, बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट होता है। यूएस में इसकी जबरदस्त डिमांड है और यूएस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले क्वार्ट्ज पे 250% तक की ड्यूटी लगा दी थी कुछ महीनों पहले, तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। और फिर इन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए आइकिया, जो कि एक लीडिंग फर्नीचर चेन है, उनके साथ भी एक करार किया है उनके कस्टमर्स को ये क्वार्ट्ज जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करने का। और पिछले 2-3 महीने पहले ही इन्होंने ये जो क्वार्ट्ज की कैपेसिटी है उसका एक नया प्लांट हैदराबाद में शुरू किया है, जिसका भी फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है और बाकी इस कंपनी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी करीबन 6.74% स्टेक है और दमदार स्टॉक है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदे। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 375 का, स्टॉप लॉस रखना है 340 का। ओके, 340 के स्टॉप के साथ 375 के टारगेट के लिए यहां पर करें खरीदारी। ये है पोकरना में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर, दूसरा स्टॉक आपका आज के लिए। अनिल जी जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है वो भी स्टॉक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, जो निचले लेवल्स पे मैंने रिकमेंड करा हुआ है। कंपनी का नाम है वाटेक वाबाक। ये एक भारत की आप एक एमएनसी कंपनी इसको बोल सकते हैं, जो कि 20 देशों में कार्य करती है। कंपनी का मेन फोकस है वाटर सॉल्यूशंस के कारोबार में। ये वाटर ट्रीटमेंट, फिर डिसैलिनेशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वाटर रिक्लेमेशन, इस तरह का कारोबार करती है। 100 से ज्यादा इनके पास पेटेंट है। एक जबरदस्त 10,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग एक ऑर्डर पाइपलाइन है। और जैसे सरकार का जो फोकस है, एक तो जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसकी एक मेजर बेनिफिशियरी ये कंपनी होती है। फिर जो सरकार ने एक जल जीवन मिशन को फोकस दिया है, उसका भी एक बड़ा फायदा वाटेक वाबाक जैसी कंपनी को होना है। और ये कंपनी आजकल कई सिटीज के साथ टाई अप करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो कि एक जबरदस्त ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस है। उसके अलावा अनिल जी इस कंपनी में भारत के जो दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी ने करीबन 8.04% स्टेक खरीदा हुआ है हाल ही में, मतलब 2-3 क्वार्टर पहले। फिर अमेरिका की MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की करीबन 2.52% स्टेक है और ये वही MIT है जिसने IEX में भी स्टेक लिया हुआ है, जो कि कई बार मैं रिकमेंड करता हूँ। और बाकी अनिल जी दमदार फंडामेंटल्स है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स में खरीदे। शॉर्ट टर्म में 395 का टारगेट है और 360 का स्टॉप लॉस रखना है। तो वाटेक वाबाक और साथ ही पोकरना, ये हैं 2 काउंटर्स आपके लिए सेठी साहब की तरफ से, दोनों एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए। आइए, ये तो रही सेठी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन मिड कैप कॉल्स, पर अनिल जी का बाजार पर क्या व्यू बन रहा है ये जान लेते हैं। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए।
सर, वो जो इनिशियल गिरावट आई थी उसके बाद बाजार थोड़ा संभलते हुए जरूर दिखे हैं, पर डाउ फ्यूचर्स अभी भी सुस्त हैं। 125 अंकों की गिरावट है। हालांकि नैस्डैक फ्यूचर्स में अब खरीदारी आ रही है, यहां पर भी गिरावट के बाद थोड़े संभले हैं, 1/4% ऊपर हैं। यूरोप में भी इनिशियल गिरावट के बाद अब थोड़ा बाजार संभलते हुए दिख रहे हैं। आधे % से कम की गिरावट यूरोप में है, बल्कि जर्मनी के बाजार तो सपाट हो गए हैं। तो थोड़ी गिरावट के बाद बाजार संभलते हुए दिखे हैं, बट जरूर प्रेशर है। एशिया इस गिरावट से पहले ही बंद हो गया था, इसलिए आप देख रहे हैं कि एशिया के बाजार तो अच्छी मजबूती के साथ क्लोज हुए थे। यूएस की बॉन्ड यील्ड वापस प्रेशर में आ रही है, 1.36% तक आकर अब वापस 1.33% पर है। और कच्चे तेल और सोने पर भी हल्का सा दबाव इस समय दिख रहा है। सर, बताएं क्या करना चाहिए? दीप, थोड़ा सा मामला ठीक कम लग रहा है। आमतौर पर ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर खरीदारी का कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आता है। दो चीजें हैं, कुछ अच्छी है कुछ खराब है। अच्छा क्या है पहले वो बता दूं। अच्छा ये कि लगातार 15,625-675 की रेंज में निफ्टी सपोर्ट लेता है, अभी भी वहीं पहुंचे तो पूरी संभावना इस बात की ये बनती कि सपोर्ट लेना चाहिए। दूसरी बात, पुट कॉल रेशियो इंट्राडे में गिरकर 0.86 पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेटा भी साफ बता रहे हैं, जो मैं आगे और आपको विस्तार से बताऊंगा कि बाजार ओवरसोल्ड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तीसरी चीज ये कि प्रीमियम तेजी से घटी है। निफ्टी की प्रीमियम 33.3 फ्यूचर्स की घटकर 10 पॉइंट रह गई। बैंक निफ्टी की प्रीमियम तो आधी उड़ गई, 200 पॉइंट की प्रीमियम घटकर रह गई सिर्फ 100 पॉइंट की। यानी कि तेजी करने वालों को बैंक निफ्टी में अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 40 पॉइंट ही मतलब 40 पॉइंट ऊपर है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो फ्यूचर्स और की प्रीमियम जो घटी है तो लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए वो प्रीमियम का भी नुकसान है। सो ये 2-3 चीजें हैं जो ये बता रही कि बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड है और सपोर्ट के नजदीक है। अब खराब क्या है? खराब ये है कि पहली बात तो ये कि ग्लोबल मार्केट बहुत सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट ऊपर नीचे में थोड़ा एक्शन जिस तरह का दिखा रहे हैं, वॉलेटिलिटी जिस तरह की दिखा रहे हैं 2-3 दिनों से, वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। आज फिर से डाउ फ्यूचर्स आपको खराब दिख रहे हैं, तो आप ऐसे कॉन्फिडेंटली तो नहीं कह सकते कि 125 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे, इसका मतलब तब भी अमेरिका के बाजार गिरेंगे नहीं, कम गिरेंगे या ऊपर बंद हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा डर है। उसके अलावा दूसरा डर एफआईज की बिकवाली का है, जो है ही लगातार आपको होती दिख रही, कभी कम या कभी ज्यादा। तीसरा जो आज के सेशन में जो इंटरेस्टिंग चीजें बनी है वो है डेटा। शॉर्ट साइड पर तगड़े डेटा, कॉल राइटिंग बहुत तगड़ी हुई है दीप। 15,800 पर खतरनाक कॉल राइटिंग है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 73 लाख शेयरों का, 73 लाख शेयरों का, 24 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो मतलब हफ्ते के पहले दिन ही इतने मजबूत ग्लोबल संकेत थे, उसके बावजूद लोगों ने दबाकर कॉल राइटिंग की, ये सोच के कि 15,800 ही पार नहीं हो पाया। और सेलिंग रेंज का जो पहला लेवल था 15,790 जो सुबह हम बता रहे थे, वहीं से ही बाजार घूम गया। तो आमतौर पर तेजी के मार्केट में बाजार है ना, पहले सपोर्ट लेवल से ऊपर आ जाता है, और जब बाजार में थोड़ा करेक्शन होना होता है तो पहली रुकावट वाले लेवल से ही नीचे आ जाता है। तो आज कायदे से बाजार को सेंचुरी मार के थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था। 15,835 15,860 की रेंज में जाता तो ताकत के सही दर्शन होते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पहले रेजिस्टेंस लेवल से ही बाजार नीचे आ गया। अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई। ये बाजार का टेक्सचर आपको दिखा रही, मूड दिखा रही है, ये बता रही कि ऊपर के लेवल पर बिकवाली है। ये साफ डेटा में दिख रहा है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बिकवाली जरूरत से ज्यादा हो तो नीचे सपोर्ट मिल जाए, जैसा कि आपका पुट कॉल रेशियो आपके नीचे की तरफ आ गया है। अब दूसरी तरफ आइए, बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी 35,300, 400, 500, इवन 35,200 हर एक लेवल पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में भी। तो 35,500 को पार करने में बैंक निफ्टी को भी पसीना आ जाएगा, 15,800 को पार करने में निफ्टी को भी पसीना आ जाएगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि आपकी अपसाइड लिमिटेड है। अपसाइड का मतलब आप 35,300, 35,500 को पार करके जाने की जल्दबाजी में नहीं है ऊपर बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 15,800 के ऊपर जाने की जल्दबाजी में नहीं। यानी कि यहां से अगर आपको रिकवरी मिली तो कितनी, 100 पॉइंट की निफ्टी में, बैंक निफ्टी पर 200 से 300 पॉइंट की मैक्सिमम, इतनी है। अब नीचे कितना जा सकते हैं वो सोचिए। पहली चीज, आप बेहद अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है 15,675, जिस लेवल के आसपास है, इसके ऊपर अगर आज आप बंद होने में कामयाब होते हैं तो तब भी ठीक है, लेकिन इसके नीचे बंद होते हैं तो फिर थोड़ी चिंता की बात है। और तब आपके लिए आखिरी स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर जो बनकर आएगा वो है 15,575 का, यानी कि यहां से 100 पॉइंट नीचे, जिसकी रिस्क दिख रही है थोड़ी सी। आखिरी 1 घंटे में जब हम जा रहे हैं तो 15,000 जहां से हम बार बार घूमे हैं 15,450, 15,500, उसकी रिस्क खुलने के संकेत आ सकते हैं। ये आपको डेटा में दिख रहा है। अगर हम 15,675 के नीचे आज बंद होते हैं और 15,675 के ऊपर बंद हो गए तो अब भी ठीक है, उतने बुरे नहीं, और बुरा होना होगा तो कल होंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर है।
35,000 के ऊपर आज बंद होता है तब तक चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आज आप 35,000 के नीचे बंद होते हैं तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी टेंशन होगी। तो क्लोजिंग पर हमें रिव्यू करना है। निफ्टी कमजोरी के संकेत दे रहा है, बैंक निफ्टी संभालने की कोशिश कर रहा है। 15,675 के ऊपर बंद हो जाए तो अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, और उसके नीचे बंद हो तो आपको फिर अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है। अगर आखिरी 1 घंटे में रिकवरी आती है, वैसे साइजेबल रिकवरी आने के आसार कम दिख रहे हैं, जो डेटा बने मजा नहीं है, डेटा कमजोरी की तरफ है, ओवरसोल्ड जरूर है लेकिन फिर भी डेटा कमजोरी की तरफ है। तो उछाल मिले अगर कोई तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी सी निफ्टी में हल्की करनी चाहिए। जी दीप। ओके, तो ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। 15,675 की क्लोजिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आपके लिए क्लियर स्ट्रैटेजी बनकर आ रही है। सर बैंक निफ्टी के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर जहाँ पर रखी है नजर, क्योंकि वो थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है? वैसे 34,900 के नीचे की क्लोजिंग खराब होती है, लेकिन सेफर साइड पर 35,000 के नीचे भी जाएं तो भी आप अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं। कुल मिला के दीप बात यह है कि कॉल राइटिंग दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ जरूरत से ज्यादा होती दिख रही है, जो डिस्कम्फर्ट दे रही है। तो मतलब बड़े समय बाद शॉर्ट सेलर्स थोड़े से हावी होते दिख रहे हैं बाजार में। ब्रोडर मार्केट ठीक है, मिड कैप शेयरों में अभी भी एक्शन है, वहां कोई समस्या नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको तेजी करनी है तो मिड कैप के शेयरों में चले जाइए, कैश मार्केट के स्टॉक्स में चले जाइए, जहां पर डिलीवरी आ सकती है लेकिन शॉर्ट नहीं हो सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर आपको इंडेक्स में करना है तो थोड़ा सावधान रहना है। इंडेक्स में भी अगर आपको लॉन्ग करना ही है तो फिर बैंक निफ्टी में करिए, शॉर्ट करना है तो निफ्टी में करिए। निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है, बैंक निफ्टी कम कमजोर दिख रहा है, ये ट्रेड है। अच्छा, एक और चीज जो कहना चाहता हूँ दीप, हमने शुक्रवार को बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय दी थी। 3 टारगेट आ गए आपके 35,375 तक के। प्रॉफिट बुक किया होगा, ट्रेल किया होगा, नहीं किया है तो आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखें, मुनाफे के सौदों को नुकसान में न जाने दें, और वो ध्यान में रखें। अगर आपने लिया है तो फिर आपको उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी ठीक कर लेनी चाहिए। जी दीप। क्लियर है सर, तो ये है आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी। इस समय बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर अब बैंक निफ्टी भी अपनी गेन्स गवाकर नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है, उसके आसपास ही है सर। क्योंकि आपने मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात करी, तो एक शेयर जो आपने बर्थडे के दिन रेकमेंड किया था, सेंचुरी इनका, जरा इस पर डालिए नजर, क्योंकि बर्थडे के दिन तो आपने बात करी थी इस काउंटर पर 360 के लेवल्स पर था, और आपने कहा था कि आने वाले समय में अच्छी गेन्स ये काउंटर दिखा सकता है। 550-700 के टारगेट्स दिए थे, फिलहाल 470 के करीब आते हुए दिख रहा है। तो पिछले 5 हफ्तों में लगभग 30% की गेन्स सेंचुरी इनका पर आती हुई, आज 12% ऊपर। कोई राय सर? बिल्कुल राय है, 100% है, और अभी भी बिल्कुल होल्ड करिए दीप। बिल्कुल बेचने के बारे में सोचना ही नहीं है, चाहे ये हो चाहे सियाराम सिल्क मिल हो। आपको याद होगा सियाराम भी हम लगातार कह रहे थे ये 100 रुपये ऊपर हो जाएगा तब भी उतना ही पसंद आएगा, 150 रुपये ऊपर होगा तब भी उतना ही पसंद आएगा। और आप देखिए 20% के 400 रुपये में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से भी 500 रुपये के मिनिमम टारगेट सियाराम में लेके चलिए। सियाराम में हमने कहा भी था, मेरे ख्याल से जब 215, 20, 25, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, जिसके आसपास हमने रिकमेंड किया था कि ये तो 500 रुपये होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो टेक्सटाइल में आपको जो पसंद आए, जैसा पसंद आए, जहां पसंद आए, लगा सबको डबल होना था। और ये हमने कई सारे स्टॉक दिए भी। अरविंद दिया था, मुझे याद है 70-80 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप अरविंद देखिए, अरविंद भी 3 डिजिट के आसपास पहुंच चुका है। तो सेंचुरी एंका होल्ड कीजिए, सेंचुरी टेक्सटाइल आपका अरविंद होल्ड कीजिए, सियाराम सिल्क मिल होल्ड कीजिए, गोकुल दास रिकमेंड किया था, मुझे अभी भी बहुत अच्छा डिमांड है और यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो इंडेक्स पर है थोड़ा कंसोलिडेशन, एकदम रेंज में अटका हुआ है, उतार चढ़ाव वाला ट्रेड हो रहा है। पर ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप में आप ढेरों शेयर्स देख रहे हैं जो तेजी के मूड में हैं। एक और ऐसा शेयर सुमित जी, एनसीसी, पिछले हफ्ते आपसे इसके बारे में बात हुई थी, मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी, 2.5-3% ऊपर है एनसीसी। कोई ट्रेड दिख रहा है आने वाले समय के लिए? दीपांशु, फ्राइडे को इस पे हमने बाय का व्यू भी दिया था, 98 से 100 के टारगेट्स दिए थे जो कि आज अचीव हो रहे हैं, और अभी भी लगता है कि एनसीसी के अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 100 रुपए का लेवल एक बार इसको तोड़ने दीजिए, फिर इसके अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। जिन्होंने भी बाय कर रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। 95 अभी इसका इमीडिएट नीचे में सपोर्ट बनेगा, 100 रुपए का लेवल टूटने पे फिर और ऊपर का मूव बनेगा, जिसमें 105, 110 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चले। जहां तक एनसीसी का सवाल है, ये भी एक काउंटर है जो अच्छी तेजी में आपको आते हुए दिख रहा है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जरा इस काउंटर पर डालिए नजर, यहां पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक बार जानते हैं राकेश जी, कुणाल जी के साथ क्या चल रहा है। काफी समय पहले की पिक थी। कुणाल जी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर नजर डालिए, मूवमेंट आते हुए दिख रहा है 4% ऊपर। कोई ट्रेड दिखता है सर?
देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, स्टॉक लगातार परफॉर्म कर रहा है, कुछ दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल जिनके पास है पहले तो वो बने रहें। नई खरीदारी के लिए जैसे ये 300 का लेवल पार कर लेता है, 300 पर एक मामूली सा कंजेशन है, 300 का लेवल पार होते ही आपको सीधा 325 330 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो 300 के ऊपर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन वाला सुप्रजीत इंजीनियरिंग। दमदार एक्शन रियल एस्टेट शेयरों में और स्पेशली मुंबई और महाराष्ट्र के रियल एस्टेट प्लेयर जबरदस्त एक्शन में। मानसी हमारे साथ तैयार है, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी बखूबी से ट्रैक करती है और उस पर नजर रखती है। मानसी बताइए क्या कुछ एक्शन हो रहा है मुंबई के रियल एस्टेट शेयरों में? गुड आफ्टरनून अनिल सर, महाराष्ट्र का नया रीडेवलपमेंट प्लान आया है जिसके चलते हम एक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में तो देख रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर ही पूरा आज सुबह से हम दमदार एक्शन देख रहे हैं। लेकिन दरअसल रीडेवलपमेंट स्कीम में महाराष्ट्र सरकार ने बदलाव किया। अब रीडेवलपमेंट का फंडा तो हम जानते हैं कि डेवलपर्स जो हैं वो पुरानी या जर्जरित इमारत है उसे रीडेवलप करते हैं और रीडेवलप करने के बाद घर खरीदार या जो भी घर के मालिक है उसे वापस जब वो रीडेवलप्ड इमारत या रीडेवलप फ्लैट देते हैं तो जो पहले उनके पास जितना एरिया था उससे थोड़ा एरिया बढ़ा कर देते हैं। अभी इसी में और इसी के नियम में बदलाव किए गए हैं जिसके चलते एक्शन है। पुरानी और जर्जरित इमारत के रीडेवलपमेंट में रियायत बिल्डर्स को मिलती हुई दिखी है। कैसे? बिल्डरों को ओपन मार्केट बिक्री में 75 से 100% इंसेंटिव एरिया मिलेगा। अब डेवलपर अगर एरिया बढ़ाकर घर के मालिक को दे रहे हैं तो उन्हें भी तो कहीं से परमिशन मिल रही है, उसी परमिशन में बढ़त होती हुई दिखी है सरकार की तरफ से। पहले बिल्डरों को बिक्री पर 50 से 70% इंसेंटिव एरिया मिलता था, जो कि अब 75 से 100% मिलने जा रहा है। इसके चलते बिल्डरों को एफएसआई में दोगुनी बढ़त का फायदा मिलता हुआ दिखेगा। अब इस रीडेवलपमेंट स्कीम के मायने क्या हैं या जो बदलाव हुए इनके मायने क्या हैं? सबसे पहले तो बिल्डर रीडेवलप किए गए घरों में पहले से बड़ा एरिया दे पाएंगे। रियायत का फायदा उन घरों में रहने वाले लोगों को भी मिलता दिखेगा। रीडेवलपमेंट के बाद 5% के बदले 8% अतिरिक्त जगह घर खरीदार को मिलती हुई दिखेगी। इस फैसले से कई अटके पड़े प्रोजेक्ट जो है उसमें रफ्तार आएगी, तुरंत प्रभाव से वो शुरू होते हुए दिखेंगे। और साथ ही इसमें एक ये भी बनाया गया है, कह सकते हैं कि इसका एक अपर लिमिट भी तय किया गया है। 750 वर्ग फुट से बड़े घरों को अतिरिक्त जगह का फायदा नहीं मिलता हुआ दिखेगा, तो ये एक अपर लिमिट है जिस पर फोकस करना होगा। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी की अगर बातें हम जाने, इसकी वजह देखने की कोशिश करें, जून 2021 में घरों की मांग जो है उसमें लगातार सुधार देखने को मिला है। कोरोना के मामले कम हुए हैं जिससे स्थिति जो है बड़ी सुधार स्थिति में काफी हद तक ट्रस्ट आता हुआ दिखा है। और साथ ही 3 BHK और उससे बड़े घरों की मांग जो है वो भी लगातार बढ़ती हुई दिखी है। तो आए दिन नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े, जिसका सीधा असर हम सेक्टर पर देख रहे हैं। ओके, तो ये है रियल एस्टेट सेक्टर्स के को लेकर महाराष्ट्र के और मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए एक बड़ी खबर, जहां पर रीडेवलपमेंट करना आसान होगा और ये रीडेवलपमेंट करने वाले जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बड़ी फायदे की बात। स्टॉक देखिए आप बड़ी तेजी से आज ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली आईबुल रियल 12% की मजबूती के साथ दौड़ लगाता हुआ। सुमित जी ने सुबह भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, आज फिर से एक्शन में है ही। और कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, हाँ कुणाल जी राकेश जी से याद आया, अभी हम सियाराम सिल्क मिल का जिक्र करें तो शुक्रवार को सियाराम सिल्क मिल्स भी शायद शुक्रवार को ही किया था, जहां तक मुझे याद है। स्पेशल पिक के तौर पर मैं उनके पास भी होऊंगा। उससे पहले सुमित जी जरा आईबुल रियल इसके लेवल्स बताएं, अगर कोई फ्रेश ट्रेड है तो वो भी बताएं। अनिल जी, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक आज एक बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा है। सुबह एकदम सही लेवल्स पे हाथ पे आ गया स्टॉक 122 के आसपास, और वहां से एक देखिए एक अच्छा अपसाइड मूव 14-15% का इंट्राडे में देखने को मिल गया है। तो अभी इन रियल एस्टेट शेयरों में और इन स्टॉक्स में भी और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जहां तक इंडिया बुल रियल एस्टेट का सवाल है, 138-140 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में मोमेंटम और स्ट्रांग होगा। और फिर ऊपर में जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो है 148 से 155 रुपए तक के, यानी 138 से 140 का लेवल क्लोजिंग पे बेसिस पे ब्रेक होता है तो 148 से 155 तक का मूव एक्सटेंड हो सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जो पोजिशनली होल्ड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जिन्होंने 10 से 15% का मूव से सेटिस्फाइड है वो लोग बुक करके निकल सकते हैं। ये है आपके लिए इस वक्त आईबुल रियल पर आए। बंसल जी, सियाराम सिल्क मिल्स, ये बताएं कैसे चुना? शुक्रवार को एकदम मतलब बिल्कुल भागने की तैयारी में था और आपने पकड़ लिया? देखिए अनिल जी, चुना ऐसे नहीं अनिल जी। एक तो ये सबको गलत फहमी है कि 10 की कमाई में स्लो मूविंग स्टॉक लेते हैं,
और अनिल जी मुझको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं और कुणाल जी 10 की कमाई में स्लो मूविंग स्टॉक देते हैं, तो कई बार कई फास्ट मूविंग स्टॉक्स दिए हुए हैं तो बोला भी था कि तेजी से भागेगा और भाग गया। और अनिल जी ये तो पहले सिप स्टॉक भी रहा हुआ है, तो ऑल इज वेल। हमने तो बस इसको थोड़ा सा टाइम करने की कोशिश करी थी और क्या है कि फॉर्चुनेटली वो टाइमिंग एकदम ठीक बैठ गई। नहीं, आपकी बात सही है। आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 की कमाई में स्लो मूविंग स्टॉक देते हैं? मैं एक्चुअली मैं ऐसे ही सोचता था, या आपको कैसे पता चला? नहीं अनिल जी देखिए, ये रिलेशनशिप टू वे होती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आपके मतलब कि जो पैनलिस्ट हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो अनिल जी मैं अकेला नहीं हूं अनिल जी, मेरे साथ वागले जी भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं। सब लोग अनिल जी थोड़ा थोड़ा तो अब आपको पढ़ना और समझना सीख गए हैं अनिल जी। समझ गया, आप बाकी सब लोगों से भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बंसल जी आपका ऑब्जर्वेशन 100% बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट, आपकी पिक्स की तरह बिल्कुल सही समझा। मेरे दिमाग में ये था कि 10 की कमाई में आराम से धीमे धीमे, हाँ लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स है और थोड़े से पोजिशनली पिक के तौर पर होते हैं, उस हिसाब से आपको वहां रिकमेंड किए जाते हैं। परफेक्ट है। चलिए, कई सारे स्टॉक्स और भी हैं जहां पर एक्शन होता दिख रहा है और स्पेशली अब मार्केट थोड़ा सा 15,650 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। पेज इंडस्ट्रीज आज का टॉप गेनर 5% ऊपर। किरण जी पेज इंडस्ट्रीज का पेज खोलिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, चार्ट्स में जाइए, चार्ट्स वाले मेनू में जाइए और उसमें जरा एक बार बटन वगैरह दबा के देखिए डेली चार्ट्स पेज इंडस्ट्रीज के। बिल्कुल अनिल जी, शानदार चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है पेज इंडस्ट्रीज में। तो मेरा मानना है कि अभी इधर से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, वो लगभग आता है 34,500 35,000 के आसपास। तो तब तक के लिए कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, तो वही टारगेट मान के चलने चाहिए। और अभी जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है उनके लिए 32,000 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पेज इंडस्ट्रीज पर राय आपके लिए किरण जी की तरफ से। आइए, आईडीएफसी लिमिटेड ये स्टॉक भी है आज भरपूर एक्शन में। क्यों, बताने के लिए तैयार है देवांशी। जानते हैं उनसे कि आईडीएफसी लिमिटेड में क्या कुछ हो रहा है, हो सकता है, होने वाला है। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि जिस तरह से अब रिवर्स मर्जर के लिए आरबीआई ने एप्लीकेशन देने की मंजूरी दे दी है, तो उसके बाद अब फाइनली जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पर कैलकुलेशन किया। और जब भी होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट्स पर कैलकुलेशंस होते हैं तो प्योर कंपैरिजन में आईडीएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक, ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसकी चर्चा भी पहले होती हुई दिखती है। और क्योंकि अब देखिए इनके प्योर्स के कंपेरिजन में आईडीएफसी लिमिटेड, अगर आप इसकी होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। माना जा रहा है कि ओवरऑल अगर होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट्स थोड़े से नैरो डाउन होते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, तो आईडीएफसी लिमिटेड को इसका भरपूर फायदा होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिस्काउंट्स फिलहाल चलते हुए दिख रहे हैं इनके इन्वेस्टमेंट वाइज, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब 53 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। ओवरऑल अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट में इसका टोटल इन्वेस्टमेंट्स देखें तो 1,67,000 करोड़ के आसपास बनते हुए दिख रहे हैं, जिसमें एएमसी इंक्लूडेड है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करते हैं तो फिलहाल इनके पास जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है आईडीएफसी की, वो करीब 49% के आसपास है। अगर माना जाता है कि 40%, जो कि फिलहाल बहुत ही एवरेज प्राइस है होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो आप अभी मानते हैं 40% के लेवल्स के आसपास, तभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे करीब 15% तक के गेन्स आते हुए और दिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक चल चुका है। 20% के अगर आप होल्डिंग डिस्काउंट को अगर कैलकुलेट करते हैं तो अब भी इस स्टॉक पे एक बड़ी तेज़ी आनी बची हुई है। और अगर ओवरऑल ये ज़ीरो हो जाता है और इनके पेयर्स के भी जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है ये ज़ीरो तक पहुंचते हैं, तो आप देखिए ये स्टॉक दुगना होता हुआ दिख सकता है। 98% तक का जंप आपको आईडीएफसी लिमिटेड में आता हुआ दिख सकता है। हालांकि अगर इनको रिवर्स मर्जर करना है तो इनका जो एएमसी बिजनेस है इनको बेचना पड़ेगा, ये एनालिस्ट का कहना है। लेकिन फिलहाल जो वैल्यू बनती हुई दिख रही है आईडीएफसी लिमिटेड में, ये काफ़ी ज़्यादा है। लगभग ये स्टॉक यहाँ पे दुगना हो सकता है अगर टोटली होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट ज़ीरो हो जाता है तो।
ओके तो यह है आपके लिए IDFC लिमिटेड। यहाँ पर आप डेफिनेटली एक्शन देख रहे हैं और इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स भी कंपनी के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी एक अच्छी रैली आ गई है बट मोमेंटम में है स्टॉक इस समय भी। वागले साहब क्या राय देंगे IDFC लिमिटेड के लिए, क्या करना चाहिए सर इस चार्ट में? सुबह से जो गेन्स आई थी वहां से थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है बट पॉजिटिव मोमेंटम में ही है। दीपांशु 60 का टारगेट है जो आई थिंक आज का हाई 60 है प्रैक्टिकली। 60 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है, अगली तेजी तब बनेगी 60 के ऊपर क्लोज होता है, फिर मैं 66 68 तक की बात करूंगा। ट्रेंड तो पॉजिटिव है लेकिन ये लेना है तो थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए, मे बी ऑन द डाउन साइड 50 के नीचे नहीं जाएगा, ऑन द अपसाइड 65 का इसका टारगेट है। ये व्यू पोजिशनल है। ओके तो यह है आपके लिए IDFC लिमिटेड जिस पर रखनी है नजर रखनी है। IRCTC पर फिर से मोमेंटम में आ रहा है। लगातार पिछले हफ्ते भी स्टॉक पर चर्चा हुई थी, ढेरों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से IRCTC तेजी में है बट एक बार फिर से एक्शन में दिख रहा है। बंसल जी कोई राय IRCTC के एक्शन पर सर? देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और इसकी कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह भी आई हैं, कुछ बड़े लोगों को ये लोग मिल रहे हैं। तो उसके बाद से दीपांशु जब से अनाउंसमेंट आई है स्टॉक एक्शन के अंदर है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। कितनी बार रिकमेंड करा हुआ है, तो जिनके पास है होल्ड करें, करेक्शन पर डिलीवरी में खरीदारी की राय है। बिल्कुल, करेक्शन पर डिलीवरी में खरीदारी की राय है। करेक्शन आता नहीं है कमजोर मार्केट में भी देखिए स्टॉक अपनी गेन होल्ड कर रहा है। एक और स्टॉक जिसपे थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय UPL, थोड़ा सुबह के एक्शन से कूल ऑफ हुआ, वापस मूवमेंट आ रहा है। सुमित जी UPL के चार्ट को देखें, अभी 1% ऊपर है। जी सर। नहीं, आप UPL के चार्ट देख लो एक बार सुमित जी। जब तक आप चार्ट निकाले तब तक एक मेरा सवाल आया जो बंसल जी बोल रहे थे ना कि ये IRCTC वाले लोग बड़े लोगों से मिल रहे हैं, क्या इनकी कोई मीटिंग हुई है आशु मदान साहब के साथ या कुणाल जी, किसके साथ हुई मीटिंग ऐसी? देखिए अनिल जी, आशु मदान जी की मीटिंग तो अनिल जी DLI फॉलो से हो रही है। आपको अनिल जी जान के आश्चर्य होगा, वो जो आप जिस मॉल में मिले थे वहां पे अनिल जी उसके पीछे DLF ने फ्लैट बनाए हैं और वो जो सेल्समैन है वो बताता है लोगों को कि आशु मदान जी ने फ्लैट लिया है। तो अनिल जी जो आशु मदान जी का ताना माना है वो DLF के साथ है। वो कहाँ आशु जी, कहाँ अनिल जी प्लेन में ट्रेवल करने वाले, प्राइवेट जेट कैरी करते हैं अनिल जी। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया है। ये तो देखो हमारे दोस्त जितने अमीर हो उतना अपने लिए अच्छा है। कभी जरूरत ना पड़े, भगवान ना करे, जरूरत पड़े तो कभी 1-2 दिन के लिए उधार तो ले ही सकते हैं ना। तो अच्छी बात है, जितना आशीष सर प्रोग्रेस करे उतना बढ़िया। और आशीष सर का सिक्का चलता है देखिए। तो चलिए, ये है आपके लिए IRCTC जो पसंद आया है बड़े लोगों की वजह से बंसल जी को। और हाँ, UPL के चार्ट देख रहे हैं हमारे सुमित जी जरा देखिए चार्ट। अनिल जी, स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। पिछले 7 से 9 दिनों में स्टॉक ने स्लोली धीरे धीरे करके एक मूव दिखाया ऊपर का और अब स्टॉक वापस से एक तेजी पकड़ रहा है, जिसके अंदर ऊपर में 850 से लेकर 870 रुपए तक का मूव UPL में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है, पोजीशंस होल्ड करके चले। 808 810 नीचे में सपोर्ट बनेगा, ऊपर में 850 से लेकर 870 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में UPL में देखने को मिल सकता है। ये है आपके लिए राय UPL पर। पिछले कुछ मिनटों में बड़ी तेजी से ऊपर आया, ये बात सही है। बहुत ही बेहतरीन एक्शन होता हुआ दिखा है। एक्शन आपके लिए थोड़ा और बढ़ेगा। विश्वेश जी अपने एक बेहतरीन पिक के साथ फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करने की तैयारी में है। उससे पहले फोर्स मोटर्स बड़े फोर्स से ऊपर आ रहा है, तेजी दिखा रहा है। क्यों, बताने के लिए आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष बताइए क्या हो गया फोर्स मोटर्स को? अनिल जी, पिछले 5 दिनों में स्टॉक 30% भाग चुका है और पीछे जो कारण है वो है बिक्री और एक्सपोर्ट के आंकड़े। अगर आप देखें तो लगातार सुधरते जा रहे हैं। कंटिन्यूस जो ट्रेंड अगर आप देखें तो महीने दर महीने जो बिक्री है वो भी बढ़ रही है और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट्स हैं इनमें भी काफ़ी बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो है घरेलू बिक्री के ट्रेंड बता दूं तो अब तक के सेकंड हाईएस्ट आंकड़े, सबसे बेहतर आंकड़े जो है कंपनी ने पेश किए हैं और जनवरी से लेके अब तक जून के आंकड़े अगर आप देखें तो आपको एक कंटिन्यूस सर्ज नजर आएगा। लगातार जो बिक्री है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। जनवरी में 1197 यूनिट्स के आसपास थी, उसके बाद मार्च में देखें तो 1633 हो गई थी, मई में 1306 और जून में अभी जो हाल ही के आंकड़े आए वहां पर अगर आप देखें तो 1501 यूनिट जो है घरेलू बाजार में इन्होंने बेचे हैं। इसका ही असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो एक और कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट का ट्रेंड है, उसमें भी काफ़ी बढ़िया एक सुधार देखने को मिल रहा है। जनवरी में 407 यूनिट्स बेचे, फरवरी में 452, उसके बाद अगर आप देखें तो मई में
54, और जून में अगर आप देखें तो 424 की यूनिट्स की जो बिक्री है वो एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी देखने को मिली। इसी कारण देखिए स्टॉक में पिछले 5 दिनों में 30% की बढ़त देखी गई है। ओके, 30% से ज़्यादा की बढ़त फोर्स मोटर्स में आती हुई जी। ये स्टॉक भी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है और जबरदस्त तेजी पिछले कुछ दिनों में होती हुई दिख रही है। विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में और उनसे लेंगे कुछ उनकी बेहतरीन पिक्स भी थोड़ी देर में, वो भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी जुड़ चुके हैं एक्चुअली विश्वेश जी। तो विश्वेश जी के लिए बिल्कुल बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी का 35,300 का कॉल ऑप्शन 160-65 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से इसको खरीदना चाहिए। 4-5 रीडिंग है। सबसे पहला रीडिंग यह है कि 0.65 का पुट कॉल रेशियो है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ कॉल इन द सिस्टम फॉर द बैंक निफ्टी इज 2 करोड़ 20 lakhs, व्हाइल पुट इज 1 करोड़ 42 lakhs। और आज फ्रेश 73 लाख कॉल्स ऐड हुए हैं रिलेटिव टू दी पुट विच इज ओनली 36 lakhs। तो मुझे लग रहा है कि एक्सेसिव कॉल राइटिंग हुई है। सेकेंड चीज ये हुई है कि ओवरऑल बैंकिंग इज स्टिल पॉजिटिव एंड इट इज फाइंडिंग अ वेरी गुड सपोर्ट एट अ लोअर लेवल। और ये जो बेस है 35,000 का, मुझे लग रहा है इट इज गोइंग टू होल्ड फॉर अ व्हाइल। निफ्टी में भी सिमिलर साइड ऑफ डेटा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 35,500, इवन 36,000। ये जो है अभी मार्केट में वो सम सॉर्ट ऑफ नीजक रिएक्शन था और उसमें जो एक्सेसिव कॉल राइटिंग हुई है दोज आर वीक राइटर्स सर, और वो फ्लश आउट हो जाते हैं टाइम एंड अगेन। आई हैव सीन दैट। तो यहाँ पे 35,300 का कॉल हमने 160 बोला, 193 ऑलरेडी हो गया। तो यहाँ पे खरीदना है 35,300 का कॉल ऑप्शन अनिल जी। 80 का स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा वाइड है, लेकिन जो टारगेट है वो 300, 360 और 450 तक के टारगेट है, बिकॉज माई अंडरलाइंग व्यू ऑन द बैंक निफ्टी इज 35,500 प्लस। ओके, 35,500 के ऊपर भी निकलेगा बैंक निफ्टी, शॉर्ट कवरिंग होगी। ये तो बात सही है जो कह रहे हैं विश्वेश जी के शॉर्ट्स जरूरत से ज्यादा बने हुए हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कॉल राइटिंग दबाकर हुई है और वो कॉल राइटर्स अगर किसी वजह से ट्रैप हुए तो खरीदारी होती दिखेगी। और इस बीच देखिए बाजार बंद होने के वक्त वापस से ऊपर आने की कोशिश करता है। आखिरी आधे घंटे में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो देखिए निफ्टी 15,700 पर फिर से आया, 50 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में होती हुई दिखी है, 200 पॉइंट की करीबन 150 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी है। तो पिछले कुछ मिनट बाजार के लिए अच्छे रहे, जहां पर रिकवरी के सारे संकेत आपकी स्क्रीन पर आते हुए आपको नजर आएंगे। विश्वेश जी, निफ्टी पर भी कोई विशेष टिप्पणी आपकी? देखिए अनिल जी, बात करते करते बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट चल गया। निफ्टी में भी अनिल जी एक ही चीज समझनी होगी कि निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस आईटी की वजह से कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ जो है अनिल जी, अब बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक चलेंगे। एचडीएफसी समहाउ इज नॉट परफॉर्मिंग। तो मुझे लग रहा है अनिल जी कोटक और आईसीआईसीआई विल लीड, उसकी वजह से बैंक निफ्टी चलेगा। लेकिन आईटी का जो अंडर परफॉर्मेंस है प्राइमरीली टीसीएस इन्फी, उसकी वजह से निफ्टी अंडर प्रेशर रहेगा। तो ट्रेड क्लियर है अनिल जी, बैंक निफ्टी लॉन्ग रहे और निफ्टी थोड़ा सा नीचे आता है तो ही बाय करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी इज अ क्लियर ट्रेड। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक भी यहां पर मजबूत नजर आता हुआ दिख रहा है। तो ये सारा का सारा एक्शन आपके लिए बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी की लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक से आने की तैयारी में विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी शुक्रिया आपका ये बेहतरीन पिक देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, कुणाल जी और राकेश जी तैयार है। पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही। बताएं सर। अनिल जी देखिए, शुक्रवार को मैंने और राकेश जी ने जय सिया राम किया था, और अनिल जी आज हम लोग सलाम बॉम्बे करने वाले हैं। बॉम्बे डाइंग पर खरीदारी की राय है, बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये भी टेक्सटाइल स्टॉक है, ब्रेकआउट दे रहा है, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है अनिल जी, इसमें भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा चार्ट देखकर लगता है। बॉम्बे डाइंग खरीदारी करके चलना है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल ब्रेकआउट है, तेजी से भागने वाला कैंडिडेट है। 89 रुपीज 89 का स्टॉप लॉस है, 105 पहला टारगेट, 110 दूसरा टारगेट, और एक बार 101 के लेवल्स आए, 101 के लेवल्स आए तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लगा दे। ओके, तो बॉम्बे डाइंग पर करें खरीदारी 105, 110 के टारगेट्स के लिए। ये काउंटर भी मोमेंटम में आ रहा है।
रियल एस्टेट प्ले भी है, टेक्सटाइल प्ले भी है, और दोनों फैक्टर्स, दोनों ही स्पेसेस हैं मार्केट के जहां पर इस समय आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। देखते हैं सुमित जी ने क्या स्पॉट करा है। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास जो स्टॉक रडार पे आया है वो है रेमंड के अंदर भी ब्रेकआउट है। पिछले 3 दिनों के हाई रेमंड अभी ब्रेक कर रहा है। 434 435 का अभी सीएमपी भाव चल रहा है। रेमंड के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 450 का मेरे को लगता है इसका पहला पड़ाव है, तो 450 का इसका पहला टारगेट होगा। और इस बारी जिस तरह से ये एक एक करके टेक्सटाइल स्टॉक्स में मूव आ रहा है, तो ये 450 में रुकेगा नहीं, ये 450 का लेवल भी तोड़ेगा। और उसके बाद मेरे को लगता है कि 475 तक का मूव रेमंड के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है होल्ड करे, निकलने की जल्दबाजी ना करे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करते चले, क्योंकि ये 475 का लेवल भी तोड़ेगा और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। 421 422 का नीचे में इसका अभी सपोर्ट बन रहा है, तो वो इसका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 450 475 ये लेवल रेमंड में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो 450 475 के टारगेट लिए रेमंड पर रखिए नजर। टेक्सटाइल और रियल एस्टेट ये दो स्पेसेस हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। रेमंड, बॉम्बे डाइंग दोनों ही इन दोनों कैटेगरी में आती हैं, तो वहां पर अच्छी मूव आ रही है। ऑफ कोर्स पेज इंडस्ट्रीज सेक्टर की दिग्गज, वहां पर अच्छी तेजी है। अरविंद यहां पर रखिए नजर, 7% का उछाल। सेंचुरी टेक्सटाइल अगेन दोनों के स्पेसेस में आती है, वहां पर भी अच्छा एक्शन मिल रहा है। केवल किरण, TCNS क्लोथिंग, कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया मूव आ रही है बाजार की कुछ पॉकेट्स में। पर साथ ही नतीजों का भी सीजन शुरू हो गया है। TCS के बाद अब IT स्पेस से माइंडट्री के नतीजे आने वाले हैं कल। एक बार जान लेते हैं आशीष से क्या है बाजार का अनुमान। आशीष बताइए। दीपांशु, बढ़िया नतीजे आएंगे सभी सेगमेंट्स में, सभी वर्टिकल्स में। अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और पहली तिमाही जो होती है साल की, ये सीजनली भी टॉप 10 क्लाइंट्स के हिसाब से जो बिजनेस आता है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। इसके चलते अगर आप देखें तो कंपनी की जो कुल आय है यहाँ पर 7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। करीब 2258 करोड़ का बाजार जो अनुमान लगा के चल रहा है। इसके अलावा IT कंपनीज में खास देखी जाती है डॉलर आय, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब 6.5% की ग्रोथ आपको तिमाही दर तिमाही नजर आएगी। जो इनके कामकाजी मुनाफे हैं उसमें करीब 1% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। एबिट जो है 396 करोड़ के आसपास का जो अनुमान है बाजार लगाकर चल रहा है, लेकिन मार्जिन थोड़े से गिरते हुए नजर आएंगे। 18.6% से घटकर 17.5%, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। माइंडट्री के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक्शन भरपूर होगा। बॉम्बे डाइंग, रेमंड, सेंचुरी, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि हाउसिंग से जुड़े हुए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए, हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े हुए, टेक्सटाइल से जुड़े हुए, इन शेयरों में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखा है। एक और स्टॉक जो अच्छे एक्शन में आज नजर आ रहा है, आशियाना हाउसिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं करीबन 7% की तेजी बनी है। पिछले कुछ मिनटों में, पिछले 15-20 मिनटों में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा। अगर दिन का चार्ट आप खोलकर देखेंगे, आशियाना हाउसिंग 155-156 तक का हाई बनाने के बाद अभी 151 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। क्या इसके चार्ट पर भी कुछ दमदार संकेत है? सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए। जी, इसके चार्ट्स में भी संकेत है, इसके चार्ट्स में भी मोमेंटम बढ़ रहा है। और आज स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है जिसमें लास्ट एक महीने के हाई ब्रेक हो रहे हैं। तो आशियाना के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड मूव इसके अंदर भी बनेगा, जिसके अंदर 165 165 से 170 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी बाय करा है होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी बनती है। 146 147 का नीचे में सपोर्ट बनेगा, ऊपर में 165 से 170 तक के मूव आशियाना के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 165 से 170 के लेवल्स आपको आशियाना पर आते हुए दिख सकते हैं। ऑलरेडी 7-7.5% की तेजी इस काउंटर पर है, पर यहां से और बढ़िया मूव आते हुए दिख सकता है। ग्रैन्यूल्स, इस पर भी अच्छा एक्शन है। हालांकि कंपनी की तरफ से थोड़ी क्लैरिफिकेशन आई। पिछले हफ्ते काफ़ी सारी खबरें चल रही थी कंपनी में एक्शन को लेकर। फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। कुछ ब्लॉक डील भी हुई थी इस काउंटर में, पर ग्रैन्यूल्स के चार्ट इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक बार जरा राय लेते हैं किरण जी से इस पर। किरण जी, ग्रैन्यूल्स का चार्ट देखिए क्या चल रहा है सर। पिछले हफ्ते भी एक्शन में था, आज भी थोड़ी तेजी दिखा रहा है। बिल्कुल, अंडरकरंट तो स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। शुक्रवार के दिन में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन देखने को मिली। तो अभी मेरा मानना है कि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 360 के आसपास होना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक अच्छे कंसोलिडेशन के लेवल से बाहर निकल रहा है, आते दिनों में ये लगभग नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 395-400 के आसपास है, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए।
ओके, तो ये है आपके लिए ग्रेन्यूल्स पर राय। लेकिन ग्रेन्यूल्स ये स्टॉक है जो शायद आज जिस तरह की पोजीशन बनी है एक्शन में कुछ आ भी सकता है। तो आइए पहले देख लेते हैं बैन से बेनिफिट। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है तैयार। आशीष बताइए, कितने 6 स्टॉक है ना अभी बैन में? बिल्कुल अनिल जी, 6 स्टॉक हैं और 6 के 6 ही रहेंगे क्योंकि एक स्टॉक बाहर निकलने वाला है, वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 81.8% चल रही है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन में। तो 6 स्टॉक्स में से सिर्फ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऐसा है जिसके बाहर निकलने की संभावना है। हालांकि अभी भी पोजीशंस अगर आप देखें तो 80% के नीचे नहीं आई, और जैसे कि आप बता भी रहे थे कि ग्रैनुअल्स में पोजीशंस बन रही हैं, तो बिल्कुल ये स्टॉक तो पूरी तरीके से बैन में आने के लिए तैयार हो गया है। 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 106% हो रही है, 105.8% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो ग्रैनुअल्स तो पक्का है। इसके अलावा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, थोड़ी संभावना है कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। तो ये है आपके लिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आ सकता है, बॉर्डर पे है, आ भी सकता है, नहीं भी आए। लेकिन हाँ, ग्रेन्यूल्स की एंट्री हो जाएगी पक्की है। और अभी ग्रेन्यूल्स पे बात ही कर रहे थे। अगर पोजीशन है तो फिर आप अपने उस हिसाब से मैनेज कीजिए, क्योंकि पोजीशन इतनी है कि बैन में पक्का आ जाएगा ग्रेन्यूल्स, ये साफ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए राय। और हालांकि ग्रेन्यूल्स का एक बार स्टॉक लेकर आए, और ग्रेन्यूल्स के स्टॉक पर एक बार मैं राय भी लेना चाहता हूँ आशीष सर से। आशीष सर, बैन में आने की तैयारी में है, तैयारी में क्या आ ही जाएगा। और जब कंपनी की तरफ से खंडन आया कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि कोई कंपनी बिक रही है या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ले रहे हैं, उसके बावजूद स्टॉक मजबूत है, क्या करना चाहिए? अनिल जी, आपने आंसर कर दिया। उस खंडन के बाद अगर मजबूत है तो अनिल जी, समथिंग डज नॉट मीट्स द आई, जो मतलब सुनने और जो एक्चुअल रियलिटी है उसमें जरूर कुछ फर्क है। तो अनिल जी इसका और ऊपर पे अगर अनिल जी बैन में जाता है तो ऊपर के रेट पे जा रहा है, तो आज जिसने भी लिया हुआ अनिल जी, एग्जिट वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जिसने इस खंडन की न्यूज पे भी शॉर्ट किया अनिल जी, उसको भी ऊपर का भाव मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है अनिल जी जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये मतलब टेम्परेरीली 2-4 रुपए शायद इस न्यूज से कुछ इफेक्ट आ सकता है या लैकलस्टर हो सकता है। बट अनिल जी खंडन के बाद जो ये न्यूज आई है, इसके चलते मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी और 400 रुपए तक का भी भाव जा सकता है। तो इसमें डरने की नहीं बात है 2-5 रुपए से। अनिल जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे इंडेक्स के बारे में, अगर आप इजाजत दे तो 2 मिनट चाहिए। जी जी, प्लीज प्लीज पूछे। मुश्किल वाला पूछना, आसान वाला मत पूछना प्लीज। अनिल जी नहीं अनिल जी, मुश्किल है जिसका जवाब मतलब कई लोग मुझसे पूछते हैं और कभी जब कंक्रीट आंसर नहीं मिलता तो फिर मैं आपसे या अपने फेलो पैनलिस्ट के पास ही जाता हूं कभी कभी। तो अनिल जी, आपको कुछ टाइम पहले ध्यान होगा एक रेंज बनी थी 14,300 14,900, और उसमें 6-7-8 बार निफ्टी घूमा था और मतलब इंटाइस भी करता था और पैनिक भी करता था, और उसके बाद वो 15,000 क्रॉस किया था। अब वो अनिल जी और वो जो 600 पॉइंट की रेंज थी वो अब 300 पॉइंट बन गई है, 15,600 और 15,900 16,000 के बीच की। अब इसमें भी अनिल जी मतलब इतना विक्स कम हो गई है। ब्रॉडर मार्केट में अगर देखें, कैश की मार्केट परफॉर्म कर रही है। अगर आप कई सारे स्टॉक्स की बात करें, अगर पिछले 15 दिन 20 दिन में हमने बात की हो, टाटा पावर अच्छा लगता है वही है, ONGC वही है, आई बुल हाउसिंग और मे बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनिल जी कुछ नैरो रेंज में। तो अनिल जी क्या बताने की कोशिश कर रही है? मार्केट पेशेंस टेस्ट कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, क्योंकि आम आदमी के लिए अनिल जी ये राय बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो किधर को जाएगी ये मार्केट और कितना टाइम और लग सकता है अनिल जी इस रेंज के अंदर, मतलब 400 पॉइंट के अंदर अनिल जी? मतलब क्योंकि कई बार लगता है कि क्या बोले क्लाइंट को, कई बार ये भी लगता है कि कोई नई चीज मतलब कंक्रीट नहीं दिख रही है, तो एक जवाब होता है कि अभी कुछ भी नहीं करना है। तो अभी अनिल जी आप इसको कैसे देखते हैं, ये कहां तक और कितना टाइम और चल सकती है ऐसे? नहीं, मेरे को है ना आशीष सर, इसमें है ना एक ही चीज बोलनी, मुझे गिनती की थोड़ी बहुत ही इंग्लिश की कहावतें आती है, तो वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। एक जो आती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, है ना। तो अब छोटी भी है, आसान शब्द है सारे इसमें, तो इसलिए याद रह जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब तक ट्रेंड तेजी का है तब तक ट्रेंड के साथ अपना फॉर्मूला सिंपल है। जिस दिन 15,575 के नीचे बंद होगा उस दिन पहला संकेत अलर्ट होने का आएगा। देखिए पिछली बार भी 2 बार, एक दिन 15,450 गया, एक दिन 15,450 गया, एक दिन 15,500 गया, घूम फिर के बंद उसके ऊपर होता है। तो जब तक 15,575 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक तेजी का ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है। उसके नीचे भी ऐसा नहीं खराब है कि सब कुछ बेच दो, उसके नीचे आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन हल्की करनी है। ट्रेंड रिवर्सल में नेगेटिव होने में तो बहुत टाइम है मेरे ख्याल से, अभी कम आराम से आप जब तक कि 15,000
250 15,300 के नीचे बनना हो तब तक कोई चिंता की बात नहीं। तो मेरे लिए तो ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर इंडेक्स समझ में ना आए तो स्टॉक्स पे फोकस करिए। स्टॉक्स में तो देखिए आज क्या गजब, और आप आजकल तो आप खुद भी कैश के स्टॉक्स भी बताने लगे हैं, तो और स्टॉक्स में आपके देखिए 6-6 7-7 स्प्रेड है, नहीं तो जनरली पहले इतने स्प्रेड कहाँ होते थे। तो मेरे ख्याल से एक्शन जहां पर है वहीं रहना चाहिए, और बाजार का ट्रेंड तो मजबूती का अभी तक तो कोई संकेत ऐसा नहीं है। लाइफ टाइम हाई से आप 100-200 पॉइंट दूर है निफ्टी पे। यूएस में देखिए कल ही तो तीनों ने लाइफ टाइम हाई बनाए, ऐसे शुक्रवार को S&P ने, डाउ ने, नैस्डैक ने। तो मेरे ख्याल से ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा रोज। अब एक्चुअली क्या है, सबकी आदत ऐसी हो गई है रोज हरे निशान में देखना। वो अप्रैल और मई ने आदत बिगाड़ दी सबकी। अप्रैल और मई में आज लो, मतलब सुबह लो 9:15 बजे 3:30 बजे ऊपर है, आज लो कल ऊपर है, इस हफ्ते लो अगले हफ्ते और ऊपर है। तो वो सबको आदत वैसी पड़ी, तो वो उससे थोड़ा टाइम वो चला गया। पैसा बनाना उतना आसान नहीं रहा, कभी कभी बन जाता है, अब थोड़ा मुश्किल से बनेगा, बस उतना ही। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो सारा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो थोड़ा कंसोलिडेशन में है बाजार, बट वैसे अगर आप देखें तो हमारे हाई से भी निफ्टी करीब बस 200-225 पॉइंट से दूर है, तो ऐसी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इस समय मार्केट में। पर आइए, स्टॉक्स तो भरपूर हैं जो एक्शन में है, तो एक और ऐसी कॉल सिमी जी की तरफ से, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, खरीदने का सलाह है और खरीदना है रेडिंगटन इंडिया। सुबह ये स्टॉक 345 के आसपास हाई बनाया था, अभी 339.40 के आसपास है। हायर लेवल से एकदम तो लो नीचे आ गया है, पर लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी शो कर रहा है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह। ये मेरा पुराना स्टॉक है, मैंने पहले भी दिया था, इनफैक्ट 300 से पहले भी दिया था। ये स्टॉक यहाँ से भी चलेगा, और मुझे लगता है कि ये 2-3 साल का हाई में है। स्टॉक में एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। आज का क्लोजिंग अगर 345 के ऊपर आएगा तो इसमें नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक बहुत ही जल्दी 380 से 390 का रेंज पकड़ सकता है। फ्राइडे तक होल्ड कीजिए। स्टॉक का स्टॉप लॉस 330 का लगाइए, 330 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिएगा स्टॉक। 380 का पहला टारगेट, 395 का दूसरा टारगेट, और 420 का तीसरा टारगेट के लिए रेडिंगटन इंडिया को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, तो यह है आपके लिए रेडिंगटन पर खरीदारी की राय। पहले भी सिमी जी ने रेकमेंड किया है, वहां पर भी टारगेट हिट हुए, अब फिर से खरीदारी की राय आ रही है। 340 पर करें खरीदारी। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 114 रुपए 25 पैसे। और स्टॉक लाइफ टाइम हाई लेवल्स के पास आ चुका है, यानी कि स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक का नाम है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड, जिसका सिंबल है वेल्सपन इंडिया। डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों में स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 2016 के हायर लेवल्स पे ये आ चुका है। 119-120 इसका लाइफ टाइम हाई लेवल है। मेरे को लगता है स्टॉक ये लेवल्स अभी तोड़ेगा और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। इसके लिए 121 का इसके अंदर पहला टारगेट रखना है, 130 का इसके अंदर दूसरा टारगेट रखना है। एक हफ्ते का व्यू लेके स्टॉक के अंदर काम करना है। 121 से 130 का टारगेट इसको ध्यान में रख के काम करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 108 रुपए का, यानी स्टॉक के अंदर यहां से 10 से 15 रुपए का अपसाइड मूव जल्दी ही देखने को मिलना चाहिए। और जिस तरह से इस पूरे सेक्टर में तेजी बनी हुई है, ये स्टॉक यहां से मूव दिखाएगा। इस स्टॉक का क्वालिटी है, वीकली चार्ट, डेली चार्ट दोनों में ब्रेकआउट है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, 2016 के हायर लेवल्स पे आ चुका है, यानी ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। बिल्कुल, तो एक और टेक्सटाइल स्टॉक तो तेजी में है, नजर रखिए वेल्सपन इंडिया, खरीदारी करके चलिए। ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय इस समय। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, मार्केट फिर से एक मौका दे रहा है लोअर एंड ऑफ द रेंज पर खरीदने का। अभी ये तो काफी क्लियर हो चुका है कि 15,600 15,900 की एक रेंज है। और बट देन एक चीज ये भी बताना चाहूंगा दीप कि ये जो रेंज है वो क्लियरली जो इसमें पैटर्न फॉर्म हो रही है वो ब्रॉडनिंग पैटर्न फॉर्म हो रही है, जिसमें हमेशा एक चीज हमें देखते हैं कि जो नेक्स्ट लो हमें देखने मिलता है वो प्रीवियस लेवल से थोड़ा और नीचे की तरफ होता है। तो अब जो सपोर्ट पहले 650 635 के आसपास था निफ्टी में, 635 630 के जोन में, अब वो सपोर्ट और नीचे की तरफ अब शिफ्ट हो गया है।
और अब 15,590 से लेके 15,600 ये रेंज बन गई। तो और 30-35 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया है ये सपोर्ट, बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। सो अब इसमें स्ट्रैटेजी हिसाब से होनी चाहिए कि हमें निफ्टी का 15,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, जो करीब अभी हमें 130 पर मिल रहा है। दी यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा 86 का, बट ऑन क्लोजिंग बेसिस, आज के लिए नहीं, कल के लिए क्लोजिंग बेसिस। उसका रीजन ये है कि आप देखें तो अगर अभी 15,680 के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे टेस्ट करने के बाद भी हमें एक बाउंस दिखने मिले, बट जब तक उसके नीचे बंद नहीं होगा तब तक हमें मानना चाहिए कि चांसेस है फिर से निफ्टी में बाउंस बैक देखने के। सो आई थिंक इस लेवल पे हम खरीद सकते हैं 130 के आसपास। हमारा जो फर्स्ट टारगेट ऊपर में रहेगा दीप, वो 177 का रहेगा। सेकंड टारगेट बनेगा 195 का। 177, 195 ये दो लेवल्स के लिए 15,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। एंड स्टॉप लॉस नीचे की तरफ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रखना है दीप, मैं फिर से कहूंगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि नीचे के लेवल पे टेस्ट करे और फिर भी निफ्टी ऊपर जा सकता है। सो दैट यू नेवर नो। ओके, तो ये है आपके लिए राय। निफ्टी पर अब 15,600 की कॉल खरीदें 130 के लेवल पर, जैसा जय कह रहे हैं लोस के करीब ही आपको मिल रहा है। यहाँ से फिर बाजार को और स्टेबल ही रहना चाहिए, और काफी समय से हम देख रहे हैं कि इन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार में ट्रेड हो रहा है। तो आइए फिर जानते हैं डेटा क्या बता रहा है और क्लोजिंग से पहले आपको क्या करके जाना चाहिए। फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल सर, यूएस में थोड़े रोटेशन के आसार आ रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स तो सुस्ती दिखा रहा है, वापस 150 पॉइंट्स नीचे है, बट नैस्डैक फ्यूचर्स में खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा रोटेशन चल रहा है। जो फ्राइडे की तेजी थी उसमें नैस्डैक ने पार्टिसिपेट तो किया, पर उतना नहीं किया जितना इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स ने किया। तो थोड़ा वहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है सर। वैसे अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है। बॉन्ड यील्ड पर उनकी दबाव ही है, 1.33% पर है। यूरोप पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हो रहा है। तो ओपनिंग की सुस्ती थी, उन्हीं लेवल्स को होल्ड कर रहा है, से ज्यादा गिरावट नहीं आई है। तेल में जरूर आपको सुस्ती वापस आती हुई दिख रही है। ब्रेंट $75 के नीचे फिसलते हुए दिखा है, और गोल्ड पर भी हल्का सा दबाव है। तो थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यू जरूर है सर, क्या करके जाएं? दीप देखिए एकदम फ्लैट बंद हो रहे हैं, ग्लोबल क्यूज थोड़े सुस्त हैं, तो हो सकता है थोड़ा एक वो जैसा अभी जय भी कह रहे हैं कि आप स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रखिए, हो सकता है कल एक नीचे मौका मिल जाए। क्लोजिंग एकदम वैसे मेक और ब्रेक लेवल बार बार मतलब 15,675 15,700 के आसपास क्लोज होता है, और ऐसा लगता है कल गिर जाएगा। पता नहीं डाउ गिरे ना गिरे, वापस बढ़ जाए, यू नेवर नो। मेरे ख्याल से अपनी पोजीशन हल्की रखिए। लॉन्ग साइड पर रहना है तो बैंक निफ्टी ठीक है, शॉर्ट साइड पर रहना है तो निफ्टी ठीक है। और अगर आपकी कोई भी पोजीशन है हेज कर लें। 15,700 के आसपास बंद हो रहे हैं आप, 15,600 15,800 दोनों के ऑप्शंस के साथ हेज कर लें। सपोज आपको लॉन्ग करना है 15,600 का पुट ले लीजिए, शॉर्ट करना है 15,800 का कॉल खरीद लीजिए ताकि आप हेज है, या 15,600 के 700 के आसपास फ्यूचर्स लॉन्ग कर 15,800 का आप कॉल बेच सकते हैं। सो बेसिकली हेजिंग के साथ रहें, ज़्यादा बढ़िया है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर यही, आप अगर लॉन्ग पोजीशन पे है तो 35,000 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए ताकि आपकी हेजिंग हो जाएगी, या 35,500 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। वैसे ही आप अपनी पोजीशन को हेज करके रखें। रेंज बाउंड मार्केट है, अभी भी ऐसा संकेत नहीं लग रहा कि कल कोई रेंज को एकदम एक तरफा कहीं तोड़ देगा, लेकिन आपकी पोजीशनिंग आपकी हेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो डिस्कस हम कर भी रहते हैं कि लंबे समय में कब तक रेंज में रहेगा, कभी तो बाहर निकलेगा। एक बार जब भी बाहर निकले तब आपकी सावधानी रहनी चाहिए। बाकी ब्रॉडर मार्केट में कहीं कोई समस्या नहीं, कैश मार्केट के स्टॉक्स भी अभी भी जबरदस्त एक्शन में, और अगर आप में रिस्क लेने की ताकत है तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी करें, बने रहें, ये आपके लिए ठीक होगा। जी बिल्कुल सर, तो ब्रॉडर मार्केट का ही जो एक्शन है उसको एंजॉय करिए, जो मूव आ रही है वहां पर आप भरपूर तेजी देख रहे हैं। तो कैश स्टॉक्स में रहिए, इंडेक्स पे पोजीशन है तो जरूर हेज करके जाएं। ये एक क्लियर सलाह अनिल सर की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर बनते हुए दिख रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन एक बड़ा स्पाइक इस पर आते हुए दिखा है अभी। क्या चल रहा है बंसल जी? शिपिंग कॉर्प के चार्ट देखें, 112 के लेवल पर है और अभी मूव आया है इस पे। देखिए दीपांशु, मैं तो काफी समय से वेट कर रहा हूँ इसको। मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा हुआ है। स्टॉक काफी समय से साइडवेज चल रहा है और आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। और दीपांशु, कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर जब ये स्टॉक 115 के लेवल्स तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोजिंग देगा। तो जिनके पास है होल्ड करे। नई खरीदारी के लिए 115 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए, मेक और ब्रेक लेवल है। 115 टूट के उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा।
ओके, तो नजर रखिए शिपिंग कॉर्प पर आ रही है मूव। बंसल जी ने कई बार रेकमेंड किया है, ऑफ कोर्स इसके विनिवेश को लेकर तो अनिल जी 30 रुपए से बात कर ही रहे हैं। वहां से देखिए 4 टाइम्स गेन्स आ चुकी हैं इस काउंटर पर। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण के कमाल। बताएं क्या दीप, एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये बीटीएसटी के लिए है, पर ये पोजिशनली भी रखना चाहिए। बाय करना है मन्नापुरम ने जो आज 185 के लेवल्स टेस्ट किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के लिए मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में 190 192 के लेवल्स आएंगे। अगर कल 190 के ऊपर की क्लोजिंग भी मिलती है तो मेरा मानना है ये 250 260 के टारगेट्स की री रेटिंग होते नजर आएंगे ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स। तो मेरा मानना है कि मन्नापुरम जो कि काफी अच्छे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 182 रुपीज 50 पैसे का, यानी इधर से ₹2.5 का रिस्क है। कल के लिए 190 192, और अगर 2-3 महीने का व्यू लेते हैं तो 250 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे मन्नापुरम में। ओके, 250 के टारगेट्स मन्नापुरम में आपको आते हुए देख सकते हैं। तो बड़े मूव्स आ सकते हैं मन्नापुरम में। नजर रखिए इस काउंटर पर, दमदार तेजी के लिए हो रहा है तैयार। बल्कि आई थिंक सुमित जी की आज पिक ऑफ द वीक भी थी सुबह ये, और सुमित जी 184 का आपका पहला टारगेट था, वो तो हिट हो गया। क्या करें सर, 190 का दूसरा टारगेट आपका भी है, किरण जी भी 190 के लेवल्स की बात करें, क्या बात करेंगे सुमित जी अपनी पिक ऑफ द वीक के लिए? बिल्कुल, आपने एकदम सही याद दिला दिया दीपांशु। देखिए, ये स्टॉक के अंदर सुबह मॉर्निंग पिक पे दिया था और हफ्ते का टारगेट बोला था, और आज कोइंसिडेंटली जो स्टॉक हफ्ते का नाम ले रहा हूं वो डे में अचीव हो रहे हैं। तो मन्नापुरम के अंदर भी 184, 185 और 190 तक के लेवल्स के लिए बोला था, तो 184, 185 तो इमीडिएटली अचीव हो रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक 200 का लेवल पार करने को तैयार है। तो आज हफ्ते के पहले दिन में जिस स्टॉक ने इतना बढ़िया मूव दिखाया है, इस हफ्ते पे इस पे वॉच रखिएगा। स्टॉक 190 का लेवल का क्रॉस करते ही 200 का लेवल भी क्रॉस करेगा। जिन्होंने भी सुबह बाय किया है होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और 190 से 200 के टारगेट्स स्टॉक के अंदर जल्दी देखने को मिल सकते हैं। 190 से 200 के टारगेट्स मन्नापुरम पर रखें नजर। सुमित जी को भी एक पसंद है मन्नापुरम, मुथूट दोनों पर ही हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कई बार आपके लिए राय आ गई है। जेके सीमेंट, सिमी जी इसकी चार्ट पर नजर डालें, यहां पर भी एक स्पाइक आया था थोड़ी देर पहले। जेके सीमेंट में क्या चल रहा है? सीमेंट सेक्टर दीपांशु मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि पूरा सीमेंट में ही अभी मोमेंटम मेंटेन होगा। जेके सीमेंट मुझे लगता है कि यहाँ पे 153, 54 के आसपास भी अगर किसी को खरीदना है तो खरीदा जा सकता है। इसमें मुझे मिनिमम टारगेट जो नजर में आ रहा है वो 175 से 185 का होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जेके सीमेंट लेके जाना चाहिए। 5% ऑलरेडी आपका है, मुझे लगता है कि खरीद कर जाना ही चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए जेके सीमेंट। इस बीच शिपिंग कॉर्पोरेशन पर जो एक्शन आप बनते हुए देख रहे हैं, बिडर्स के लिए वर्चुअल डेटा रूम खोल दिया है कंपनी ने, ये बात है। तो बेसिकली विनिवेश के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटा रूम बना हुआ है सरकार की तरफ से, ऑनलाइन डेटा है, तो वर्चुअल डेटा रूम है जहां पर बिडर्स फिर पोटेंशियल बिडर्स लॉग इन कर सकते हैं, और फिर कंपनी के बारे में जो भी उन्हें जानकारी चाहिए वो यहां से उन्हें मिल जाती है। तो वर्चुअल डेटा रूम बिडर्स के लिए खोल दिया गया है। तो एसेंशियली एक और कदम विनिवेश की तरफ शिपिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से आप स्टॉक में एक स्पाइक आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल 5% ऊपर शिपिंग कॉर्पोरेशन का काउंटर आपको आते हुए दिखेगा। इस बीच कुछ और काउंटर्स पर तेजी है, एक बार जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। सुमित जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट दूसरा टारगेट भी हिट 138 का, जो सुबह की कॉल आई थी, क्या करके जाएं? अगर किसी ने कॉल ली है, आज के दोनों टारगेट्स हिट हो गए हैं इस पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए दीपांशु, पोजीशंस होल्ड करें। 140 का लेवल निकलने के बाद 148, 150 का लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। ओके, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि बढ़िया मुनाफे में ये काउंटर आपको आते हुए दिखा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज एक और काउंटर जहां पर स्पाइक आया था, नजर रखिए इस पर। KRBL बड़ा स्पाइक इस काउंटर पर भी आज को आपको आते हुए दिखा है। 8% की तेजी के साथ ये क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। तो इंडेक्स पर हुआ है कंसोलिडेशन। अच्छी शुरुआत के बाद दोपहर 1:30 बजे के आसपास एक बड़ी फॉल आई थी, उसके बाद इंडेक्स कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है।
बट बढ़िया तेजी आई है मिड कैप स्मॉल कैप में। इंडेक्स की बात करें तो सीमेंट स्टॉक से आज सहारा था। टॉप 3 काउंटर्स देखिए निफ्टी के ग्रासिम, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट। जेएसडब्ल्यू स्टील में आपने थोड़ी खरीदारी देखी है, साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एक्सिस और कोटक ने सहारा देने की कोशिश की है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 0.5% ऊपर था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी 15,700 के करीब प्रोविजनली आपको दिख रहा है। ऐसी बड़ी गिरावट किसी भी काउंटर पर नहीं आई थी, बट ब्रेथ डेफिनेटली आज आपको 50-50 का दिखा है, 1:1। अदानी पोर्ट्स 1.5% नीचे था, बीपीसीएल 1.5% नीचे था। दिग्गजों की बात करें तो इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, टीसीएस, एचयूएल और आईटीसी, यहां से आपको हल्की सुस्ती दिखी है। बट जैसा मैं कह रहा हूं, टॉप लूजर आपका सिर्फ 1.5% ही नीचे था, बट कुछ दिग्गजों में परेशानी की वजह से आपने देखा है कि इंडेक्स एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। वायदा कारोबार, ढेरों स्टॉक्स थे आज एक्शन में। पेज इंडस्ट्रीज 6% ऊपर, फेडरल बैंक 4.5%, मन्नापुरम जिसकी अभी बात हो रही थी 4.5%, डीएलएफ बड़ी मूव एक बार फिर से आती हुई, अंबुजा, आईआरसीटीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एसीसी, एसबीआई लाइफ, हैवेल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर्स, दोनों पर वागले साहब ने सुबह राय दी थी आपको। साथ ही पीएफसी, रैमको सीमेंट, कॉनकॉर, एलआईसी हाउसिंग, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और निपॉन लाइफ, जहां पर आपने थोड़ी खरीदारी देखी है। बट एक्शन पूरा था मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, और यहां से ही आपने भरपूर एक्शन देखा है। उज्जीवन 20% का सर्किट सुबह से ही, एक्विटास होल्डिंग्स 20% के सर्किट पर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस, जबरदस्त एक्शन यहां पर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 15% ऊपर, ईडलवाइज वापस 10% की तेजी इस पर, हैटसन एग्रो 8.5%, अरविंद यहां पर आपने 8.5% का उछाल देखा। एस्टर डीएम पर 8% की तेजी, एक ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी थी। गुजरात एल्किलीज 8%, वेल्सपन इंडिया, एंजल ब्रोकिंग, जेके सीमेंट, वेल्सपन कॉप, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, टानला प्लेटफॉर्म्स, सनटेक रियल्टी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, शिपिंग कॉर्पोरेशन, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, आदित्य बिरला कैपिटल, नारायण हृदयालय, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने जबरदस्त उछाल आते हुए देखा है। साथ ही प्रिज्म जॉनसन, हेमिस्फीयर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, पॉलीप्लेक्स जहां पर हमने आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च भी दी थी, आज जबरदस्त काउंटर भी आते हुए दिखा। ऑल कार्गो, ट्राइडेंट, अच्छा अपडेट आया था कंपनी की तरफ से। और मोतीलाल ओसवाल जो पिछले हफ्ते भी तेजी में था, आज भी अच्छी तेजी दिखाकर गया है। सीडीएसएल यहां पर भी बढ़िया एक्शन, पिछले हफ्ते भी आज भी। तो अनिल जी, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, हेल्थ केयर, थोड़े शिपिंग और लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स बढ़िया तेजी ब्रॉडर मार्केट्स में आती हुई दिखी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़िया एक्शन। निफ्टी और सेंसेक्स एकदम सपाट क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 35,200 के करीब प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है सर। कुलदीप, तो बढ़िया क्लोजिंग है, कहीं कोई दिक्कत वाली खास बात है नहीं। और 15,675 को क्लोजिंग बेसिस पर फिर से होल्ड किया है, और 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है। तो जो हम बात कर रहे थे कि खरीदने के लिए बैंक निफ्टी है, अगर बेचना है तो निफ्टी, लेकिन अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास ओवरसोल्ड मार्केट बंद होते हुए इस वक्त एकदम शांत क्लोजिंग मिलती हुई नजर आ रही है। प्रोविजनल क्लोजिंग है, फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आएगी, ये बात साफ है। आइए बाजार बंद होने के बाद का पूरा एक्शन आपके सामने रख दिया जाए। और आज शाम 5 बजे का शो है वैक्सीनेशन को लेकर। पिछले कुछ दिनों से देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ती हुई दिखी है। जहाँ 7 जुलाई को लगभग 34 लाख लोगों को वैक्सीन लगी थी, वहीं 9 जुलाई को 31 लाख और 11 जुलाई को सिर्फ 12 लाख। अब बड़ी बात यह कि क्यों वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जबकि सरकार का इरादा है कि दिसंबर तक देश की 60% आबादी को वैक्सीन लग जानी चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 5-5% जनता ही वैक्सीन लगवा चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि आने वाले 5 महीनों में क्या 55% बचे हुए लोगों को वैक्सीन लग पाएगी? रफ्तार कम होने की वजह क्या है? वैक्सीन कम है, प्रोडक्शन कम है, मिल नहीं रही, या लोग ही नहीं लगवा रहे हैं? दोनों चीज़ें, पॉलिसीज़ में कुछ कमी है या फिर लोगों में जागरूकता की कमी है? आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ होंगे आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर एन.के. गांगुली साहब, दिल्ली की कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी साहब, बीएमसी की एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंगला गोमरे। इन सबसे बात करेंगे कहाँ गई वैक्सीन, शाम 4:56 पर। आप भी अपनी राय सुझाव हमारे साथ रख सकते हैं। हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा इस्तेमाल करें, हमें अपनी राय जरूर दें। आइए 6:30 बजे मनी गुरु में होगा आपके लिए डेट में निवेश के 5 बेहतरीन विकल्प। जो लोग कम जोखिम लेना चाहते हैं, फिक्स रिटर्न की तरह की ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, उनके लिए डेट निवेश करने का सुरक्षित साधन है। डेट में निवेश की 16 कैटेगरी में से कौन सी है सही समझेंगे, और साथ ही स्मॉल सेविंग स्कीम्स और गोल्ड में आपको कितना निवेश करना चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा 6:30 बजे मनी गुरु में। और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री, इस पर होगा हमारा विशेष आज का कवर स्टोरी, जनसंख्या नीति
कितनी ज़रूरी है। ये देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में इस कानून को लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, ये आज की कवर स्टोरी। और उसके बाद आज की दूसरी कवर स्टोरी, आज है वर्ल्ड पेपर डे और इस दिन के मौके पर हम आपको बताएंगे क्यों प्लास्टिक से पेपर की तरफ जाना ज़रूरी है और इसी पर होगी हमारी खास चर्चा। पेपर बैग से बचेगी दुनिया, ये है आज का विशेष आयोजन। लेकिन चूंकि पेपर डे है, वर्ल्ड पेपर डे है, तो मैं एक आप सभी हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उन सबसे पूछना चाहूँगा कौन सा पेपर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप में से कोई एक जस्ट जनरल नॉलेज है का आपके हिसाब से आप बताना चाहें कौन सा पेपर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई इसका कोई जवाब देना चाहता है? अगर आप अपने आप हाथ उठाकर नहीं पूछेंगे तो मैं अब सवाल पूछूंगा। देखिए सिमी जी पहले जवाब दे। जी सिमी जी पहले आप बताएं। जी अनिल जी, जिस दिन पेपर सेक्टर में मूवमेंट आया था उस दिन मैंने सबसे पहले पकड़ा था कि पेपर सेक्टर को बाई करना है। रिसेंटली था तो मैंने उस दिन जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर और शेषाशाही पेपर को मैंने खरीदने का सलाह भी दिया था। मूवमेंट अनिल जी सबसे ज्यादा जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट में आया था, पर वेरी मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पोर्टफोलियो में शेषाशाही पेपर ही है और मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रही हूँ। कोई भी मतलब अनफॉर्चुनेटली मैंने इसलिए कहा क्योंकि मूवमेंट आया नहीं वैसे, पर ये आएगा। मेरे पोर्टफोलियो में शेषाशाही पेपर है तो इसलिए मैंने डिस्क्लोज किया। पर सीमेंट में पूरा पेपर मुझे अच्छा लग रहा है, पूरा पेपर में ही। हाँ सिमी जी, मुझे पक्का भरोसा है जब भी आप एग्ज़ाम देने गई होंगी ना, स्कूल कॉलेज और आगे कोई भी प्रोफेसर, आपने एग्ज़ाम का पेपर पढ़े बगैर ये सवाल लिखना शुरू कर दिया। अरे ये सवाल तो मुझे आता है, इसका जवाब मुझे आता है। मैंने पूछा कौन सा पेपर पसंद है, आपने पेपर स्टॉक बताया। चलिए कोई बात नहीं। जी बंसल जी बताइए। ये सर अनिल जी मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। एक बार बंसल जी जवाब दें, फिर आशुतोष आपके पास आता हूँ। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, पहली चीज तो अनिल जी, एक तो जो सवाल आपका है कि कौन सा पेपर पसंद है, उससे पहले अनिल जी कौन सा पेपर पसंद नहीं है। अनिल जी एग्जाम वाला पेपर बिल्कुल पसंद नहीं है। और अनिल जी मुझे वो पेपर पसंद है जिस पेपर से बने कैरी बैग पर जो स्टोर्स होते हैं ना, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स में जो शोरूम्स होते हैं, उस जिस पेपर से बने कैरी बैग को अनिल जी फ्री में देते हैं ना, वो वाला मुझे पसंद है अनिल जी। वो कैरी बैग का जब चार्ज लगाते हैं वो मुझे पिंच होता है अनिल जी। क्या बात है। जी आशीष सर बताइए। अनिल जी मतलब आपने सिमी जी को सही पकड़ा, तो मैं तो जब उसी वक्त ही बोलने वाला था। बट जो आपका सवाल था अनिल जी, उसका जवाब यह है कि पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर पसंद है और यूज करने के लिए अनिल जी हैंड टिश्यू पेपर पसंद है। तो ये दो पेपर है जो अनिल जी पसंद है। ओके, वेरी नाइस। कुणाल जी। अनिल जी कहाँ ये लोग अनिल जी टिश्यू पेपर न्यूज़पेपर में है। अनिल जी केवल एक ही पेपर पसंद है अनिल जी, पेपर करेंसी। तो अनिल जी पेपर करेंसी मिल जाए बस, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। यही तो, अरे यही तो मैं यही सोचा था कि अरे जवाब तो, अरे एक वो पेपर पसंद कर लो, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। आपको जेके पेपर लेना है, शेषाशाही लेना है, आपको पेपर टिश्यू बैग लेना है, आपको जो मुफ्त में लेना है वो पैसे देगा। अरे भाई पेपर करेंसी एक मतलब वो आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। और आज वर्ल्ड पेपर डे के मौके पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपके जेब में ये गुलाबी रंग वाले, तो हाँ 2000 वाली तो गुलाबी कलर की है ना, हाँ, और 500 रुपये वाले का कलर ग्रीन टाइप का है। तो ये सारे कलर के जितने रंग बिरंगे पेपर है आपके वॉलेट में हमेशा भरपूर बने रहे, पूरी मात्रा में, जितना आपकी जरूरत है उससे ज़्यादा। चलिए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। आशीष सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर, सुमित जी, किरण जी और सिमी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।